हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देवकांता संतति के 11वें इशू का चौथा बयान। देव सिंह को होश आया तो खुद को वहीं पाया जहां वह उस घुड़सवार के हाथों बेहोश हुआ था। होश में आने पर वह उस रहस्य में घुड़सवार और नंदिनी अथवा सावित्री के बारे में सोचने लगा। देव सिंह को मानना पड़ा कि घुड़सवार कोई ज़बरदस्त लड़ाका ही था, वरना इस मल्लयुद्ध में उसे बेहोश कर देना कोई आसान काम नहीं था। पाठक हाल जानने के लिए पढ़े 10वें भाग का 10वां बयान। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उसने इन सब बातों को दिमाग से निकाला कि सबसे पहले वह ये फैसला करेगा कि वह अंधे माता पिता का लड़का है या देवकी का, यानी देवकी ने सच बोला है या शेर सिंह ने। सबसे पहले उसने इसी भेद का पता लगाने की ठानी और वह चंपानगर की तरफ चल दिया। शाम होते होते वह चंपानगर पहुंच गया। चंपानगर की सरहद से ही उसकी अगवानी ठीक इस तरह की गई मानो वह हकीकत में यहाँ का कुमार हो। उसी इज्जत और शान व शौकत के साथ उसे देवकी के पास तक पहुंचा दिया गया। पहले तो ये इस्तकबाल ही देखकर देव सिंह प्रभावित हुआ। वह सोच रहा था कि देवकी चंद्रदत्त की पक्षपाती है। उसे राजगढ़ में होने वाली सारी वारदातों की खबर अच्छी तरह से लग गई होगी। अगर वह देवकी का लड़का ना होता तो वह सब पता लगाने के बाद चंपानगर में उसका इस तरह इस्तकबाल कभी नहीं होता जिस तरह वह देवकी के सामने पहुंचा। बेटे बेटे करती देवकी ने उसे गले से लगा लिया। कमरे में इस वक्त बजरंग लाल अग्निदत्त भी मौजूद थे। उसे देवकी ने बड़ी इज्जत के साथ मसहरी पर अपने बराबर में बिठाया। बात देवकी ने यूं शुरू की। मालूम पड़ा है बेटे कि तुम राजगढ़ से कांता को ले उड़े। ठीक ही मालूम पड़ा है, देव सिंह ने कहा। क्या कोई गुनाह किया? नहीं, कोई गुनाह नहीं, देवकी ने कहा। मगर बात कुछ समझ में नहीं आई। पहले तो तुम कांता का अपहरण करके खुद ही वहाँ लाए और फिर खुद ही ऐसा किया। क्या मैं इसका सबब पूछ सकती हूँ? एक शायद देव सिंह ने देवकी को घूरा, फिर सीधा ही जवाब दिया। मैं कांता से मोहब्बत करने लगा हूँ। सुनते ही देवकी के चेहरे पर चमक आई। खुश होकर बोली, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी देव बेटे। क्या मतलब? मतलब ये कि इस दुनिया में कोई तुम्हारी पत्नी का दर्जा पाने की लायक है तो वह है कांता। हमारी भी यही इच्छा है कि तुम्हारी शादी कांता से हो। अगर तुम कांता को हमारी बहू बना दो तो हमारी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो। देव सिंह को देवकी से इन जवाबों की उम्मीद कदापि नहीं थी। बोला, लेकिन राजा चंद्रदत्त भी तो शंकर दत्त की शादी कांता से करना चाहता है। इस तरह से तो हम में और उसमें दुश्मनी हो सकती है। बेटे, बड़े ही प्यार के साथ बोली देवकी। माँ को अपना बेटा ज़्यादा प्यारा होता है या दूसरे का? मैं समझा नहीं। यह ठीक है कि हम और चंद्रदत्त ज़्यादातर कार्रवाइयाँ मिलकर करते हैं, देवकी ने कहा। हमने चंद्रदत्त को ये वचन भी दिया था कि कांता की शादी शंकर दत्त से करवाने में उसकी मदद करेंगे। मगर ये सब सिर्फ उसी वक्त तक था जब तक कि हमें तुम हमारे खोए हुए बेटे नहीं मिले थे। अब जबकि तुम मिल गए हो, कांता से खुद ही शादी करना चाहते हो, तो क्या एक माँ अपनी और अपने बेटे की इच्छा पूरी ना करके किसी दूसरे शहंशाह की इच्छा पूरी करेगी? ठीक है कि हम चंद्रदत्त को अपना दोस्त मानते हैं, मगर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं का दमन करके उसका साथ देंगे। हमें अपने बेटे की इच्छाओं को काट कर भला चंद्रदत्त की दोस्ती कब कबूल हो सकती है? रही उससे दुश्मनी की बात, हाल तो अगर वह अकलमंद होगा तो हमसे दुश्मनी करेगा ही नहीं। क्यों उसे ये कबूल करना चाहिए कि कांता की शादी तुमसे हो? वह क्यों कबूल करेगा? देव सिंह ने कहा। वह भी तो अपने ही लड़के को ज़्यादा चाहता है। वो सब तो तुम्हारा सोचना ठीक है बेटे, देवकी ने कहा। मगर कायदा यही कहता है कि उसे कांता की शादी तुमसे हो जाने देनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि कांता भी तुमसे मोहब्बत करने लगी है। हालांकि हम उसे समझाने के लिए यही करेंगे कि हमारा उसका क्या झगड़ा है। जिसे जिसका जिसे कांता दोनों में से खुद पसंद कर ले उसी के साथ शादी हो जाए। नहीं माने तो ना सही, फिर हमें उसकी दुश्मनी भी कबूल है। कुछ देर तक इसी बारे में बातचीत होती रही। बातों के बीच देवकी देव सिंह को बेटा बेटा कहती रही और कांता से उसी की शादी का पक्ष लेती रही। देव सिंह ने मन ही मन ये फैसला किया कि आज रात वह उसी महल में रहेगा और रात को अपने तरीके से वह पता लगाने की कोशिश करेगा कि देवकी ये सब बातें दिल से कह रही है या हमसे किसी तरह की अय्यारी है। रात को वो महल में ही अपने कमरे में सोया। इस वक्त रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था, जब चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। अभी वो पलंग घड़ी से उठकर बाहर जाने और किसी तरह की अय्यारी करने के बारे में सोच ही रहा था कि एकाएक उसे कमरे की हवा में किसी तरह की खुशबू का एहसास हुआ और अभी वह ठीक से इसका सबब जान भी नहीं पाया था कि बेहोश हो गया। पांचवा बयान। उस वक्त रात का दूसरा पहर शुरू ही हुआ था जब अय्यार शेर सिंह और गोपाल दास भरतपुर पहुंचे। सुरेंद्र सिंह अभी तक जागते हुए गोपाल दास के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। न जाने क्यों
वे इस वक्त गोपाल के साथ शेर सिंह को देखकर उतने खुश नहीं हुए जितने कि मुसीबत के वक्त में शेर सिंह को देखकर अक्सर हुआ करते थे। जब गोपाल दास ने महाराज सूर्यजीत का जवाब उन्हें सुनाया तो सुरेंद्र सिंह के चेहरे पर कुछ संतोष के से भाव उभर आए। इसके बाद उन्होंने शेर सिंह का हाल पूछा। शेर सिंह ने अपना हाल खुलासा तौर पर उन्हें बयान कर दिया। इसके बाद बोला, महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एकाएक कांता की शादी का फैसला रमाकांत के साथ क्यों? क्या तुम्हें गोपाल दास ने बता नहीं दिया है? सुरेंद्र सिंह ने कहा। सुन तो लिया है, शेर सिंह ने कहा, मगर आपके मुंह से सुनने की आरजू है। मुमकिन है कि आप अपने अल्फाजों में अपनी मजबूरी को ज़्यादा बेहतर पेश कर सकें। मुझे तो यही पता लगा है कि देव कांता एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, मगर मेरे ख्याल से राजकुमारी के इस गुनाह की सज़ा रमाकांत से शादी नहीं होनी चाहिए। तो फिर तुम्हारे ख्याल से ऐसे हालातों में हमें क्या करना चाहिए? सुरेंद्र सिंह ने पूछा। राजकुमारी को तरकीब से समझाया जा सकता है, शेर सिंह ने कहा। वैसे अगर मेरे दिल की बात पूछे तो मोहब्बत जुर्म नहीं है, मगर हाँ, राजकुमारी की देव जैसे आम आदमी से मोहब्बत गुनाह है। किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही आपके दिल में भी होगी कि रमाकांत तुम्हारी राजकुमारी के लायक बिल्कुल नहीं है। फिर आप कुमारी की ज़िंदगी से खेल। ये मोहब्बत तो सरहद पार कर चुकी है शेर सिंह, जहाँ किसी को समझाया जा सकता है, सुरेंद्र सिंह ने कहा। हमारे ख्याल से किसी भी तरह की देर हमारे हक में फैसला नहीं देगी। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने देव सिंह के यहाँ कांता को लेकर पहुँचने से उस वक्त तक का हाल बयान कर दिया जब उन्होंने गोपाल दास को रामगढ़ी भेजा था। यहाँ से आगे का हाल अगर सुरेंद्र सिंह सच सच बयान करें तो उसमें लक्ष्मी की गिरफ्तारी भी आएगी। यही सोचकर यहाँ कई साल तक वे ठहरे और शेर सिंह के चेहरे को देखा। फिर बोले, अच्छा एक बात बताओ शेर। पूछिए। ये तो मानते हो कि एक तरह से कांता ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है? सुरेंद्र सिंह के सवाल का जवाब शेर सिंह ने इकरार में दिया तो उन्होंने दूसरा सवाल किया, और अगर इस बगावत में हमारा कोई ख़ास और वफादार मुलाजिम कांता का साथ दे तो उसके साथ क्या सलूक हो? सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि कांता के दिल में बगावत का जज्बा भरने की चेष्टा करें। हमारे ख्याल से तो कोई ख़ास और वफादार मुलाजिम इस किस्म की गलत हरकत नहीं कर सकता, शेर सिंह ने कहा। अगर करता है तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। वैसे हमें अपने बीच में तो कोई ऐसा मुलाजिम नज़र नहीं आता जिससे ऐसे संगीन गुनाह की उम्मीद की जा सके। उम्मीद नहीं की गई थी शेर सिंह, बल्कि गुनाह कर दिया गया है, सुरेंद्र सिंह ने कहा। कौन है वो गद्दार? लक्ष्मी। क्या? शेर सिंह अवाक रह गया। उसके मुंह से अभी इससे आगे कोई हर्फ निकला भी नहीं था कि सुरेंद्र सिंह ने आगे कहा, हाँ शेर सिंह, यह संगीन गुनाह लक्ष्मी ने किया है। हमने और तुमने उससे कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी। उसी ने कांता को हमारे खिलाफ बगावत के लिए भड़काया। कहने के बाद उन्होंने सारा हाल सच सच शेर सिंह से कह दिया। सारा हाल गंभीरता से सुनने और अच्छी तरह से सोचने के बाद शेर सिंह ने कहा, यकीनन लक्ष्मी ने एक संगीन जुर्म किया है। मैं इस वजह से आपसे उसकी माफ़ी की दरख्वास्त बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो मेरी लड़की है। आपने उसे गिरफ्तार करके बिल्कुल सही किया है, और मैं ये भी कहूँगा कि बात अगर इस हद तक पहुँच गई है तो कांता की शादी कर देने वाला आपका फ़ैसला भी एकदम सही है। इस जुर्म की सज़ा लक्ष्मी को ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि आगे कभी कोई इस किस्म का जुर्म करने की हिम्मत ना कर सके। इसी तरह की शेर सिंह ने बहुत सी बातें उनसे कही। शेर सिंह की बातें सुनकर उनके दिल पर से एक बड़ा भार हट गया। उन्हें इस बात का खतरा था कि ऐसे मुसीबत के वक्त में अगर शेर सिंह भी उनके खिलाफ हो गया तो बहुत बुरा होगा, मगर वह खतरा रुक गया था। रात का दूसरा पैर खत्म होने तक वे उसी कमरे में बातचीत करते रहे। इस बात से सुरेंद्र सिंह बहुत खुश थे कि शेर सिंह सब बातों में उनके साथ है। रात के उसी वक्त सारे भरतपुर में कल होने वाली कुमारी कांता की शादी की मुनादी करवा दी गई। महल तो महल बल्कि सारे भरतपुर में जाग हो गई। ज़्यादातर रियाया की ज़ुबान पर यही बात थी कि यह अचानक कुमारी की शादी का कैसा फ़ैसला है। मगर किसकी मजाल थी जो सुरेंद्र सिंह से आकर यह सवाल करता। भरतपुर का बच्चा बच्चा जान चुका था। सुरेंद्र सिंह के हुक्म के मुताबिक रात के उसी वक्त से सारे भरतपुर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां होने लगीं। रियाया बारात की अगवानी का ज़बरदस्त इंतज़ाम करने लगी। सारे भरतपुर में अजीब सा शोर शराबा हो रहा था। इन तैयारियों में दिन कब निकल गया ये किसी को पता ही नहीं लगा। तैयारियां इतनी थी कि पूरी होकर ही नहीं देती थी। वो वक्त भी आ गया जब बारात भरतपुर की सरहद पर आ खड़ी हुई। फिर बड़े ज़ोर शोर के साथ बारात चढ़ी। हर आदमी मस्त नजर आया। सारा काम बिना किसी अड़चन के खुशी के साथ पूरा होता चला गया। शेर सिंह को यह खतरा था कि इस शादी में देव सिंह कुछ अड़चन डाल सकता है। उसी को भुगतने के लिए भरतपुर की चारों सरहदों पर कड़ा पहरा था। भरतपुर में दाखिल होने वाले एक एक आदमी की अच्छी तरह से जांच की गई। बारात तो बारात, बल्कि जांच के बिना खुद महाराज सूर्यजीत और रमाकांत को भी भरतपुर में नहीं घुसने दिया गया। सारे भरतपुर और महल में अय्यारों का जाल बिछा हुआ था। शेर सिंह की खास हिदायत थी कि जिस पर भी ज़रा सा भी शक हो उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। कई आदमी गिरफ्तार किए भी जा चुके थे।
संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शेर सिंह को चंद्रदत्त और देव सिंह की तरफ से इस शादी में किसी तरह की गड़बड़ी पैदा करने का खतरा था। सो उसका इंतज़ाम उसने ऐसा ज़बरदस्त किया था कि गड़बड़ी मुमकिन नहीं थी। और वाकई इस शादी में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके, ये हम नहीं कह सकते कि किसी ने करने की कोशिश ही नहीं की या शेर सिंह के इंतज़ाम से मजबूर होकर कोई कर ही नहीं सका। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो कांता की तरफ से। बारात चढ़ चुकी थी। रमाकांत फेरों पर आ बैठा था। उस वक्त महारानी रूपमती ने आकर सुरेंद्र सिंह के कान में कहा, राजकुमारी किसी भी तरह दुल्हन के कपड़े पहनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। सुनते ही सुरेंद्र सिंह का चेहरा कठोर हो गया। एक बार उन्होंने रूपमती के चेहरे को देखा और फिर बिना कुछ बोले अंदर की तरफ बढ़ गए। बड़े बड़े लंबे लंबे कदम रखते हुए वे कांता के कमरे की तरफ जा रहे थे। इस वक्त भी उनका चेहरा देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह बेहद गुस्से में। रास्ते में पहरे पर खड़े सिपाहियों के अभिवादन का जवाब दिए बिना वे कांता के कमरे के सामने पहुंच गए। उनके पीछे पीछे लपकती हुई रूपवती भी आ रही थी। एक शायद सुरेंद्र सिंह उस कमरे के दरवाजे के करीब ठहरे। नहीं पहनूंगी, मैं नहीं पहनूंगी, तुम सब भाग जाओ यहाँ से। कमरे के अंदर से पिघले शीशे के समान कांता के ये अल्फाज सुरेंद्र सिंह के कानों में पड़े। उनका सारा बदन कांप उठा, आंखें सुर्ख हो गई। बड़ी ज़ोर से उन्होंने किवाड़ों में धक्का मारा। कांता के अलावा कमरे में मौजूद सभी सहेलियों और लौंडियों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। कमरे में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सुरेंद्र सिंह की सीधी नज़र कांता पर जमी हुई थी। उनके पीछे पीछे महारानी रूपमती भी कमरे में दाखिल हुई थी। सारी रात रोती रहने के सबब से कांता की आंखें सूजी हुई थी। लाल लाल आंखों से लौंडियों को घूरते हुए सुरेंद्र सिंह गुर्राए, तक लिया। भयभीत और सहमी सी लौंडियाँ कमरे से बाहर निकल गईं। अब कमरे में रह गए थे सुरेंद्र सिंह, कांता और महारानी रूपमती। महाराज ने पलट कर महारानी रूपमती की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंखें डालकर गुर्राए, महारानी, सुना नहीं तुमने? तक लिया। महाराज, रूपमती ने कुछ कहना चाहा। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, चीख पड़े सुरेंद्र सिंह। हुक्म की तामील हो। महारानी रूपमती के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। उनके पैरों में अब इतनी ताकत न रही कि सुरेंद्र सिंह के सामने खड़ी रह सके। वे कमरे से बाहर हो गई। सुरेंद्र सिंह ने कमरे की सांकल अंदर से बंद की और कांता की तरफ पलटे। भयभीत हिरनी की तरह कांता उन्हें देख रही थी। थूक जैसे गले में अटक गया था। अपनी खूनी नजरें कांता पर ही जमाए हुए वे उसकी तरफ बढ़े। कांता के बेहद करीब आए। कुछ देर तक दोनों के बीच मौत जैसा सन्नाटा रहा। फिर उस सन्नाटे को सुरेंद्र सिंह के कठोर लहजे ने तोड़ा। कपड़े पहनो कांता। कांता का दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। वह सुरेंद्र सिंह से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकी। कांता खुद को अभी काबू में करने की चेष्टा कर ही रही थी कि सुरेंद्र सिंह के लहजे की कठोरता इस बार बढ़ गई। सुना नहीं तुमने? कपड़े पहनो। नहीं, कांता के होंठों से निकला, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। क्या चाहती हो तुम? मैं ये शादी नहीं चाहती। इस वक्त कुमारी कांता की हिम्मत की दाद देनी होगी। फिर क्या चाहती हो? सुरेंद्र सिंह का वही लहजा, उस 2 टके के अय्यार को हमारे सिर पर बिठाना। एक तरह से कांता लाजवाब हो गई, फिर भी बोली, आप गलत तरीके से सोच रहे हैं पिताजी। सोचने का कौन सा तरीका गलत है और कौन सा सही, ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा, इस दुनिया को हमने तुमसे ज़्यादा देखा है। तुम हमारी बेटी और तुम पर हमारा पूरा हक है। हमारा हुक्म है कि ये कपड़े पहनो। कांता का दिल दहल कर रह गया, मगर बोली, माफ़ करें पिताजी, मैं इस हुक्म की तामील नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि बाहर जो बारात खड़ी है उसे हम वापस लौटा दें? सुरेंद्र सिंह ने कहा, यह तो आपको बारात बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अच्छी तरह से सोच कर ही कर रहा हूँ कांता। सुरेंद्र सिंह ने कहा, बिना सोचे समझे अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो तुम हो। तुम जो एक झूठी मोहब्बत के जज्बात में अपने पिता की इज्जत को दुनिया के सामने नीलाम कर देना चाहती हो। तुम ये भूल बैठी हो कि रियासतों में तुम्हारे पिता का क्या रुतबा है। अगर ये बारात मेरी चौखट से बिना दुल्हन लिए वापस गई तो क्या मैं ज़िंदा रह सकूँगा? ज़रा सोचो कांता, ज़रा सोचो। क्या हम तुम्हारा बुरा चाहते हैं? अगर बुरा चाहते तो चंद्रदत्त से वे जंगें क्यों करते जो सिर्फ तुम्हारे सबब से हुई? अगर बुरा चाहते तो उन जंगों में हमारे सिपाहियों का खून क्यों बहता? हम तुम्हारा बुरा कदापि नहीं चाहते बेटी। झूठी मोहब्बत के जोश में तुम पिता के जज्बातों को समझ नहीं पा रही हो। क्या तुम बिल्कुल भूल गई हो कि तुम्हारे पिता की क्या इज्जत है? कहते हुए सुरेंद्र सिंह ने सिर पर से अपनी पगड़ी उतार ली और कांता के सामने उसे फैलाकर बोले, ये मेरी पगड़ी है बेटी, मेरी इज्जत। आज तुम्हारा पिता तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगता है। मेरी इज्जत को सरेआम चौराहे पर नीलाम मत करो। मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुमसे विनती करता हूँ। कहते हुए सुरेंद्र सिंह वाकई कांता के पैरों में गिर गए। मेरी इज्जत की खातिर तुम जिद छोड़ दो। कांता इस बुरी तरह से बौखला गई कि उसे कुछ सूझे ही नहीं। हड़बड़ाकर वह उस चौकी से उठ खड़ी हुई जिस पर बैठी थी। आंखों से ढेर सारे आंसू बह निकले। सुरेंद्र सिंह ने उसकी तरफ देखा, वो भी रो रहे थे। कांता का दिल चाहा कि वह दौड़कर अपने पिता के सीने से लिपट जाए, मगर बोली, मैं मजबूर हूँ पिताजी। मैं ये नहीं चाहती कि इस दुनिया में मुझे कोई बेवफा कहने वाला भी हो। मैं ये शादी नहीं कर सकती।
आप भी मजबूर हैं। आप बिना दुल्हन की बारात वापस नहीं भेज सकते। इसका एक ही विकल्प है, मुझे थोड़ा सा जहर दे दें। मर जाऊंगी तो आपकी इज्जत भी बच जाएगी और किसी को दिया हुआ मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। जहर तो मेरे पास है बेटी, सुरेंद्र सिंह बोले। अब ज़्यादा जिद मैं तुमसे नहीं करूँगा। पिता की लाश पर अपनी मोहब्बत का महल खड़ा करना चाहती हो तो ज़रूर करो। हमने प्रतिज्ञा की है कि या तो अब इस कमरे से हमारी बेटी दुल्हन के लिबास में निकलेगी या हमारी लाश। हम जान चुके हैं कि हमारी लाश ही यहाँ से निकलेगी। कहते हुए सुरेंद्र सिंह ने जहर की एक छोटी सी शीशी निकाल ली और बोले, हमें माफ़ करना बेटी कि हम अपने हाथों से तुम्हारे हाथ पीले ना कर सके। हम इस जहर को खाए लेते हैं, फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। हमारी लाश के ऊपर तुम देव के साथ अपनी मोहब्बत का महल ज़रूर खड़ा करना। न जिंदे होंगे न अपनी इज्जत की नीलामी देखेंगे। कहते हुए जहर की शीशी अपने होठों के पास ले गए। बोले, हम मर रहे हैं बेटी, लेकिन खूब सोच लेना, तुम्हारी मोहब्बत को कोई ठीक नहीं कहेगा। दुनिया तुम पर यह ताना मारकर थूकेगी कि तुमने मोहब्बत की खातिर अपने पिता की जान ले ली। आखिरी बार हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, अच्छी तरह सोच लो। देव चाहिए तो पिता की लाश के ऊपर से गुजर कर मिलेगा। बोलो, क्या फ़ैसला है तुम्हारा? पिता की लाश पर से गुजरकर मोहब्बत हासिल करने के एहसास से कांप उठी कांता। सची तो कहते हैं सुरेंद्र सिंह, जब लोगों को यह मालूम होगा कि देव कांता की मोहब्बत की यह मीनार कांता के पिता की लाश पर खड़ी की है, तो उनकी मोहब्बत को इज्जत से कौन देखेगा? क्या वह मोहब्बत फिर मोहब्बत रह जाएगी? देव कांता की मोहब्बत के महल की दीवारों के नीचे दबी सुरेंद्र सिंह की लाश कांता के दिमाग में जब कभी यादों की अंगड़ाइयाँ लिया करेगी, तो मोहब्बत का वह महल क्या बार बार टूट कर खंडहर नहीं बन जाएगा? कौन इस मोहब्बत की तारीफ़ करेगा? इससे बेहतर तो यह है कि पिता को बचा ले। और कांता ने पिता को बचा लिया। सुरेंद्र सिंह जीत गए। कांता दुल्हन बनी। उसकी आंखों में चाहे भले ही आंसू हों, मगर जीत तो महाराज ही गए थे। जहर की शीशी वापस जेब में रखी, कमरे से बाहर आए। कमरे के बाहर खड़ी लौंडियाँ और महारानी रूपमती उनके जाते ही कमरे के अंदर चली गई। जाते जाते वे लौंडियों से ये हुक्म दे गए थे कि कांता को जल्दी से फेरों पर ले आए। जिस वक्त वे मंडप के पास पहुंचे तो शेर सिंह उनके करीब आया और धीरे से अपना मुंह उनके कान के करीब ले जाकर बोला, क्या रहा? तुम्हारी ही तरकीब काम आई, सुरेंद्र सिंह ने विजेता मुस्कान के साथ कहा। शेर सिंह भी मुस्कुराया, बोला, मुख्तसर में बताइए। पहले तो हमने डांट टपट और रुआब से काम लेना चाहा, सुरेंद्र सिंह ने कहा, मगर जब हम ये समझ गए कि रुआब से काम नहीं निकलेगा तो हमने बातों बातों में तुम्हारे कहे मुताबिक गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। तुम्हारी दी हुई ये शीशी जेब से निकालकर जहर खाने की धमकी दी और वही सब बातें कहीं जो तुमने हमें समझाई थी। वो इस चाल में आ गई। सचमुच इसे जहर समझी और टूट गई। इस तरह से आज भी हमारा काम तुम्हारी तरकीब से निकला। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मोहब्बत करने वालों को किसी भी रुआब या धमकी से कहने कहने में नहीं किया जा सकता, बल्कि हमेशा वे इसी हथियार के सामने झुकते हैं। हकीकत में कोई भी मोहब्बत करने वाला ऐसा नहीं होगा जो अपने किसी प्रिय की ऐसी धमकी सुनकर, जैसी कि मेरे कहे मुताबिक आपने कांता को दी, ये कहे कि तुम चाहे जहर खा लो मगर मैं शादी उसी से करूँगी। तुम्हारी बात सच्ची लगती है शेर सिंह, मुस्कुराकर सुरेंद्र सिंह धीरे से बोला। सुरेंद्र सिंह अपनी इस जीत पर इतने खुश थे कि कदाचित कभी कोई जंग जीत कर भी इतने खुश नहीं होंगे। शेर सिंह और वे हंसी खुशी बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में कांता दुल्हन बनी हुई वहाँ आई, वेदी पर बैठी, फेरों का काम पूरा होने लगा। उस वक्त सुरेंद्र सिंह के दिल पर से एक बहुत बड़ा भार उतरा जब फेरे पूरे हो गए। अब कांता की शादी रमाकांत के साथ हो चुकी थी। सुरेंद्र सिंह अच्छी तरह जानते थे कि कांता एक ऐसी भारतीय लड़की है जिसके लिए फेरों के बाद पति ही परमेश्वर होता है। अब वह देव को पहचानने से भी इनकार कर देगी। अब देव सिंह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारा काम बिना विघ्न बाधा के निपटता चला गया। अगले दिन सुबह को विदा का वक्त आया। डोली में बैठकर कांता रोती हुई बारात के साथ भरतपुर से विदा हुई। खुद सुरेंद्र सिंह, सारी रियाया और बहुत से मुलाजिम डोली को छोड़ने भरतपुर की सरहद तक आए। शेर सिंह भी सुरेंद्र सिंह के साथ था। डोली सहित बारात को सरहद से बाहर निकाल कर सब वापस लौटे, थके थके और लुटे हुए से। मगर सुरेंद्र सिंह अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे। महल में आकर वह शेर सिंह से बोले, आज तक तुम्हारी मदद से न जाने हमने कितनी जंगें जीती हैं, मगर आज तक हमें कभी इतनी खुशी नहीं हुई कि जितनी कि आज हुई है। इस अजीबो गरीब जंग में भी आज हम तुम्हारी बदौलत कामयाब हुए हैं। तुम हमें राय ना देते तो हम कांता को शादी के लिए डांट टपट से ही राज़ी करने की कोशिश करते, और अब हम समझ चुके हैं कि उस तरीके से हमारा काम बिल्कुल नहीं निकलता। हमारी इस कामयाबी के पीछे भी तुम्हारा ही दिमाग है। हम उम्र भर तुम्हारे एहसान मंद रहेंगे। एक तरह से तुमने ये जंग जीत कर हमारी इज्जत बचा ली। मैं आपका मुलाजिम हूँ महाराज, आपकी हर उलझन दूर करना ही मेरा फ़र्ज़ है, शेर सिंह ने कहा। आगे भी हमेशा याद रखिएगा, मोहब्बत करने वालों को सुलाने का सिर्फ यही एक हथियार है। वे दोनों इसी किस्म की बातें करते रहे। बातों में कितना वक्त गुजर गया इस बात का उन्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं रहा। वे उस वक्त चौंके जब महल के बाहर उन्होंने बहुत तेज़ शोर शराबा सुना।
दोनों का ध्यान उस तरफ गया। बात की बात में उन्होंने देखा कि हड़बड़ाए से महाराज सूर्यजीत चले आ रहे हैं। उनके पीछे सारी बारात थी। माहौल से ही साफ पता लगता था कि कोई बहुत ही अनहोनी घटना घट गई है। ये दोनों भी एकदम खड़े हो गए। शेर सिंह के मुंह से निकला, मालूम नहीं क्या मामला है। छठा बयान। एक बहुत बड़ा जनसमूह महल में घुसते ही चला जा रहा था। उनमें सूर्यजीत के बाराती तो थे ही, भरतपुर की बहुत सी रियाया, सिपाही और अय्यार भी थे। शोर शराबा इतना हो रहा था कि कौन क्या कह रहा है इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगता था। गुस्से में भुनभुनाए सूर्यजीत सबसे आगे चले आ रहे थे। सुरेंद्र सिंह भी तेज़ी से महल की सीढ़ियां उतरते हुए इनकी तरफ बढ़े। शेर सिंह उनके साथ थे। बात में सुरेंद्र सिंह और सूर्यजीत एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सामने आते ही सूर्यजीत ने कुछ कहा, मगर शोर इतना तेज़ था कि सुरेंद्र सिंह के पल्ले उनका एक भी लफ्ज़ नहीं पड़ा। बड़ी मुश्किल से शेर सिंह ने शोर बंद करवाया। जब ऐसा माहौल बना कि वे एक दूसरे की कह और सुन सकें, तो सुरेंद्र सिंह ने सवाल किया, क्या बात है सूर्यजीत जी, क्या रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई है? दुर्घटना ये हुई है कि कांता और रमाकांत का पता नहीं लगता। क्या मतलब? बुरी तरह से चौंक पड़े सुरेंद्र सिंह। कहाँ गए वे दोनों? पहले आप ये खत पढ़ लें जो कांता की डोली से हमें मिला है। सूर्यजीत ने एक कागज़ सुरेंद्र सिंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सुरेंद्र सिंह का इशारा मिलने पर कागज़ शेर सिंह ने लिया और ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुरेंद्र सिंह को सुनाने लगा। उसमें लिखा था, प्यारे सुरेंद्र सिंह और सूर्यजीत जी, आप दोनों को मेरा यानी देव सिंह का प्रणाम। मुझे मालूम है कि आप दोनों को ये जानकर बहुत दुख होगा कि राजकुमारी कांता की शादी रमाकांत से नहीं बल्कि मुझसे हो गई है। मुझे दुख है कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। कांता के फेरे मेरे साथ फिर चुके हैं। हमारी शादी आप सब लोगों के सामने विधिवत हुई है। आप दोनों ने मैं आशीर्वाद दिया है। सूर्यजीत जी, रमाकांत के बारे में बिल्कुल फिक्र न करें। जब आप रामगढ़ी पहुंचेंगे तो आपको आपके कुमार साहब वहीं मिलेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, जो कि अब मेरे ससुर हो गए, आपको मैं ये ज़रूर लिखना चाहूँगा कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कभी हारती नहीं है। अपने शेर सिंह अय्यार की चालबाजी के बावजूद भी आखिर आप हार ही गए। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारी परंपरा के मुताबिक लड़की के फेरे एक बार जिसके साथ फिर जाते हैं, फिर वही आदमी उस लड़की के पति का दर्जा हमेशा के लिए पा जाता है। अब आप किसी भी तरह देव कांता को जुदा नहीं कर सकते। अच्छा, अब विदा। आपका दामाद देव सिंह। इस बात को सुनकर सुरेंद्र सिंह के कलेजे पर इस कदर चोट लगी कि वे खड़े नहीं रह सके और बुरी तरह लहराकर धड़ाम से ज़मीन पर गिरे और बेहोश हो गए। इस छोटे से खत को पढ़कर खुद शेर सिंह का दिमाग भिन्ना उठा था। शेर सिंह जैसे अय्यार को भी ये गुमान तक नहीं हो पाया था कि बारात के साथ आया रमाकांत देव सिंह था। ज़िंदगी में शेर सिंह ने इससे करारी हार कभी नहीं खाई थी। एक बार को तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो रमाकांत को बड़े गौर से देखा था, फिर भी नहीं जान सका कि वह देव सिंह है। खैर, ये वक्त अफसोस करने का नहीं। उसने सूर्यजीत से प्रार्थना की कि वह मुनादी करवा दे कि उनका कोई भी आदमी महल के अंदर ना आए। अपने सिपाहियों को खुद शेर सिंह ने हुक्म दिया कि महाराज के कमरे में सूर्यजीत के अलावा किसी को न आने दिया जाए। इस तरह से शेर सिंह सुरेंद्र सिंह के बेहोश जिस्म को कंधे पर लादे उनके कमरे में आए। सूर्यजीत उनके साथ थे। सुरेंद्र सिंह को मसहरी पर लिटाया गया। कमरे के बाहर बहुत से सिपाही इस वक्त के लिए तैनात हो गए कि कमरे में कोई न पहुंच सके। शेर सिंह ने एक सिपाही को हुक्म देकर शादी करवाने वाले पंडित और राजवैद्य को बुलवाया। 10 आयत के अंदर ही अंदर वे दोनों कमरे में मौजूद थे। कमरा अंदर से बंद कर लिया गया। शेर सिंह ने राजवैद्य से पूछा, महाराज किस सदमे को सुनकर बेहोश हुए? ये जानकारी तो आपको मिली गई होगी। जब राजवैद्य ने जवाब हाँ में दिया तो शेर सिंह ने फिर सवाल किया, क्या इस हालत में इन्हें फ़ौरन होश में लाना मुनासिब होगा? मेरे ख्याल से अभी नहीं, थोड़ा रुक कर, राजवैद्य ने जवाब दिया। और मेरे ख्याल से इन्हें फ़ौरन होश में लाना चाहिए, शादी करवाने वाला पंडित बोला। जिस सदमे की वजह से महाराज बेहोश हुए हैं, दरअसल अब सदमे जैसी कोई बात नहीं है। आप इन्हें होश में लाइए, मैंने एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे इनका सदमा दूर हो जाएगा। शेर सिंह ने बहुत पूछा कि वो कौन सी बात है, मगर पंडित की ये ज़िद थी कि पहले महाराज को होश में लाया जाए। आखिर शेर सिंह को पंडित की ज़िद माननी पड़ी। उसके हुक्म से राजवैद्य ने उन्हें कुछ दवाइयाँ सुनाई। जैसे ही होश में आकर उन्होंने आंखें खोली, पंडित उन पर झुका और बोला, आप फिक्र न करें महाराज, हमारा कोई भी अय्यार अब भी कांता को वापस ला सकता है। आप इस बात का दुख न माने कि कांता की शादी एक बार हो गई तो हो गई। माना कि हमारे धर्म में ऐसी परंपरा है, मगर ये जो भी कुछ हुआ है उस परंपरा के खिलाफ है। जब लड़की सारे देवताओं को साक्षी मानकर किसी के साथ फेरे लेती है तो उसके हृदय में ये ध्यान रहता है कि फलां के साथ ब्याही जा रही है। हमारी और आपकी तरह राजकुमारी के हृदय में भी रमाकांत का ही ध्यान था। हमारी ही तरह वह भी नहीं जानती थी कि उसकी शादी रमाकांत से नहीं देव सिंह से हो रही है। अतः फेरे लगाते वक्त उसका ध्यान रमाकांत के बेस में था, जबकि इस तरह से यह ब्याह नहीं माना जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? अग्नि के साथ फेरे तो उन्होंने ले ही लिए, शेर सिंह ने कहा।
अग्नि के साथ फेरे लगाना ही तो विवाह नहीं है बेटे, पंडित जी बोले। इस वक्त लड़का लड़की के ध्यान में जो कोई होता है शादी उसी से मानी जाती है। माना कि रमाकांत बने धोखेबाज देव सिंह के ध्यान में कांता थी, मगर कुमारी के जहन में तो रमाकांत का ध्यान था। हमने सारे मन तो रमाकांत के नाम से पढ़े। ये तो जालिम देव सिंह ने हम सबको धोखा देने के साथ साथ जिन देवताओं को साक्षी मानकर शादी की उन्हें भी धोखा दिया। वे देवता उससे बदला ज़रूर लेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित जी? सूर्यजीत भी चकराए। हम साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहते हैं कि ये शादी हुई नहीं है, पंडित जी ने कहा। देवताओं को साक्षी मानकर राजकुमारी ने देव सिंह को नहीं रमाकांत को अपना पति माना है। सारे मंत्र भी रमाकांत के ही नाम पड़े गए हैं। अतः महाराज को ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कुमारी की शादी जालिम देव सिंह से हो गई है। ये शादी बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। ये शादी नहीं, धोखा है। देव सिंह के द्वारा धोखे से राजकुमारी का हरण है। कोई भी धर्म, कोई भी पंडित इस शादी को शादी साबित नहीं कर सकता। राजकुमारी कांता भी कुंवारी है। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? सुरेंद्र सिंह ने पूछा। बिल्कुल सच, पंडित जी बोली। आप ही सोचिए, जब फेरे लेने वाला वह आदमी ही नहीं है जिसका विचार कन्या के ध्यान में है, जब कन्या के साथ फेरे लेने वाला वो आदमी नहीं है जिसका नाम मंत्रों में लिया जा रहा है, जिस आदमी का नाम मंत्रों में कहीं नाम तक नहीं, जिस आदमी का ध्यान फेरों के वक्त कन्या के हृदय में नहीं, उसके साथ शादी नहीं। ये शादी नहीं, अनर्थ है। दुष्ट देव सिंह का देवताओं के साथ मजाक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांता भी तो कुंवारी है? सुरेंद्र सिंह की आंखों में चमक आ गई। जी हाँ, पंडित ने कहा। धर्म के मुताबिक कांता की शादी देव सिंह के साथ नहीं हुई है। तब तो अभी वक्त है कि हम कांता को बर्बादी से बचा सकें। कहते हुए सुरेंद्र सिंह मसारी पर उठ बैठे। शेर सिंह से बोले, शेर, सुना तुमने पंडित जी क्या कह रहे हैं? अभी कांता की शादी नहीं हुई है। हाँ सुना है महाराज, और पंडित जी की बात ठीक ही लगती है। तो फिर तुम इसी वक्त चले जाओ शेर सिंह, उस कमबख्त के चंगुल से कांता को फ़ौरन ही बचा लाओ, सुरेंद्र सिंह ने कहा। इससे पहले कि हरामजादा देव सिंह राजकुमारी के साथ व्यभिचार कर सके, तुम कुमारी को। और कहते कहते ही सुरेंद्र सिंह की नज़र सामने की दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग पर नज़र पड़ते ही उनका चेहरा पीला जर्द पड़ता चला गया। आंखों में से खौफ झांकने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। एक टक उनकी नज़र उस पेंटिंग पर जमकर रह गई। उनके चेहरे का यह बदलाव देखकर शेर सिंह भी ताज्जुब में रह गया। उनकी नज़रों का पीछा करके शेर सिंह की नज़र भी उस पेंटिंग पर जा टिकी। वह चौंका। यह तस्वीर उनके कमरे में कहाँ से आ गई? उनके कमरे में तो कभी कोई पेंटिंग नहीं लटकाई गई थी। शेर सिंह को अच्छी तरह से याद था कि रात जब वह और गोपाल दास इस कमरे में सुरेंद्र सिंह से बातें कर रहे थे तो ये पेंटिंग यहाँ नहीं थी। फिर इसे यहाँ कब और किसने लगाया? शेर सिंह की नज़र में कमरे की दीवार पर यह पेंटिंग ताज्जुब ज़रूर पैदा करती थी, मगर उसे देखकर सुरेंद्र सिंह की जो हालत हुई थी उसका कोई सबब कम से कम शेर सिंह को नज़र नहीं आया। पेंटिंग में दो बच्चे दिखाए गए थे जिनमें से एक की गर्दन पर एक आदमी कटार फेर रहा था। इस ख्याल से पेंटिंग को भयानक भी कह सकते थे, मगर इतना डरने की उसमें कोई बात नहीं थी। शेर सिंह कभी उस पेंटिंग को देखता, कभी सुरेंद्र सिंह के चेहरे को। सुरेंद्र सिंह के चेहरे का पीलापन बढ़ता ही जा रहा था। एकाएक सुरेंद्र सिंह की नज़र पेंटिंग से हटकर दीवार पर किसी दूसरी जगह जमती नजर आई। वहाँ भी एक पेंटिंग लटक रही थी। इस तरह से कमरे की चारों दीवारों पर कम से कम 10 पेंटिंगें लटक रही थीं। हर पेंटिंग में अलग अलग बात दिखाई गई थी, मगर गौर से देखने पर पता लगता था कि हर तस्वीर में अत्याचार करने वाला एक ही आदमी था। शेर सिंह ने चारों तरफ गर्दन घुमाकर हर पेंटिंग को गौर से देखा। देखने के बाद उसकी नज़र सुरेंद्र सिंह पर आ जमी। सुरेंद्र सिंह की हालत देखकर वह स्तब्ध रह गया। चेहरे पर ऐसा खौफ था मानो अपनी मौत को आंखों के सामने साक्षात देख रहा हूँ। पसीने से जैसे वे नहा गए थे, आंखें बाहर को उबली पड़ रही थीं। पागलों की तरह गर्दन घुमा घुमाकर वे चारों तरफ लगी पेंटिंग को देख रहे थे। अभी वह कुछ बोलना ही चाहता था कि सुरेंद्र सिंह पागलों की तरह चीख पड़े, यह पेंटिंग यहाँ किसने लगाई? पता नहीं महाराज, लेकिन अय्यार शेर सिंह अभी कुछ कहना ही चाहता था कि हटा लो ये पेंटिंग, हम मर जाएंगे। बदआवाज़ से होकर वे चीखे, और इससे पहले कि शेर सिंह को समझ पाए सुरेंद्र सिंह फिर बेहोश होकर मसहरी पर गिर गए। न सिर्फ शेर सिंह बल्कि पंडित और राजवैद्य के अलावा सूर्यजीत भी चक्कर में आ गए। शेर सिंह जैसे अय्यार की भी समझ में कुछ मामला नहीं आया। वह उठा और ध्यान से एक एक पेंटिंग को देखने लगा, मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। सुरेंद्र सिंह को उसी हालत में छोड़कर वह बाहर निकला। इस बात की पूछताछ की कि वे पेंटिंग महाराज के कमरे में किसने लगाई है, मगर कुछ पता नहीं लगा। आधे घंटे बाद वह फिर लौटकर कमरे में आया। पंडित और राजवैद्य से बोला, मेरा अब ज़्यादा देर यहाँ रहकर वक्त बर्बाद करना मुमकिन नहीं है। मैं राजकुमारी कांता की तलाश में जाता हूँ। आप ये सारी तस्वीरें उतारने के बाद महाराज को होश में लाना। ध्यान रहे इस बार ये पेंटिंग महाराज के सामने ना पड़े। लेकिन इन तस्वीरों में ऐसा क्या है? सूर्यजीत ने पूछा। यह तो अभी हम भी नहीं जानते, शेर सिंह ने कहा, मगर मालूम पड़ता है कि इन तस्वीरों का कोई गहरा ताल्लुक हमारे महाराज से है। खैर, इस भेद को बाद में भी जाना जा सकता है।
सबसे पहला काम राजकुमारी को महफूज भरतपुर लाना है। इस काम में जितनी भी देर होगी बात उतनी ही हाथ से निकल जाएगी। फिलहाल मैं चलता हूँ, महाराज होश में आए तो उन्हें बता देना। यह कहकर शेर सिंह कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे में आया, अय्यारी का सारा साजो सामान लेकर वह महल से निकल पड़ा। महाराज सूर्यजीत से उसने ये जानकारी हासिल कर ली थी कि वे लोग कहाँ और किस तरह गायब हो गए थे। जवाब में सूर्यजीत ने जो खुलासा हाल बयान किया था वो इस तरह था। जब बारात भरतपुर की सरहद से कोई 2 कोस आगे जंगल में उस जगह रुकी जहाँ से 4 रास्ते 4 दिशाओं में जाते हैं, यानी एक रास्ता चंपानगर को, दूसरा राजगढ़, तीसरा रामगढ़ी और चौथा भरतपुर की तरफ आता था। उस जगह पहुंचकर डोली ले चलने वालों ने थोड़ा आराम करने की आरजू जाहिर की, अतः एक दरख्त के नीचे डोली रख दी गई। बारात सुस्ताने लगी। कांता उस वक्त तक डोली के अंदर ही थी। रमाकांत यानी देव सिंह सूर्यजीत से बातें कर रहा था। कुछ देर तक वो बातें करता रहा, फिर अचानक ही उसने दिशा मैदान यानी लैट्रिन की इच्छा जाहिर की। 2 सिपाहियों के साथ उसे भेज दिया गया, मगर जब आधे घंटे के इंतज़ार के बाद भी रमाकांत लौट कर नहीं आया तो सूर्यजीत को ताज्जुब होने लगा। कुछ देर और इंतज़ार करने के बावजूद भी जब वह लौट कर नहीं आया तो 8 सिपाही उस तरफ भेजे गए जिधर वे तीनों गए थे। 15 सायत के बाद ही वे 8 अपने साथ 2 सिपाहियों के बेहोश जिस्म लेकर लौटे। उन्होंने बताया कि ये दोनों यहाँ से कोई 2 फलंग दूर जंगली झाड़ियों के बीच इसी हालत में पड़े हुए हैं। ये दोनों वही सिपाही थे जिन्हें रमाकांत के साथ भेजा गया था। उन्हें होश में लाकर हाल पूछा गया तो बोले कि रमाकांत ने दिशा मैदान जाते वक्त गले से फूलों का एक एक गजरा निकालकर हमारे गलों में डाल दिया। गजरों में से बहुत ही शानदार खुशबू निकल रही थी। रमाकांत दिशा मैदान के लिए झाड़ियों के पीछे चले गए थे। हम खूब मस्त होकर गजरों की खुशबू का आनंद उठाने लगे। उन्हें सूंघते ही सूंघते हमारा सिर चकराया और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। उसके बाद जब होश आया तो हमने खुद को आपके यानी सूर्यजीत के पास पाया। उन दोनों सिपाहियों के बयान सुनकर एक बार को तो सूर्यजीत की खोपड़ी भिन्न आ गई। उनकी समझ में 1000 सोचने के बाद भी ये भेद नहीं आया कि रमाकांत ने ऐसा क्यों किया और इस अजीबोगरीब तरीके से वह कहाँ गायब हो गया। सिपाहियों की एक टोली लेकर वे खुद उस दिशा में गए। जंगल में सिपाही आवाज़ दे देकर रमाकांत को पुकारते रहे, मगर नाकाम वापस लौटे। ना सिर्फ सूर्यजीत को बल्कि सभी को इस बात का गहरा ताज्जुब था कि एकाएक रमाकांत इस तरह गायब कहाँ हो गया। अभी इस घटना का हाल कुछ समझ में नहीं आया था कि 3 सिपाही दौड़े हुए सूर्यजीत के पास आए तथा बोले, महाराज, डोली उठाने वाले 4 आदमी बेहोश पड़े हैं। अब तो सूर्यजीत के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वे घोड़े पर सवार हो उस दरख्त की तरफ दौड़े जहाँ डोली रखी थी। दरख्त के नीचे डोली के पास ही 4 आदमी बेहोश पड़े थे। चारों के गले में 4 फूलों के गजरे पड़े थे। वे गजरे इस बात का सबूत थे कि जिस तरीके से सिपाहियों को बेहोश किया गया उसी तरह से उन्हें भी। जैसे ही सूर्यजीत उन चारों की तरफ बढ़े, उनके एक अय्यार ने उन्हें रोक दिया और कहा, उन गजरों में बेहोशी की दवा मालूम पड़ती है महाराज, उधर मत जाइए। सूर्यजीत के हुक्म से एक अय्यार ने डोली का पर्दा उठाकर अंदर देखा और जब उसने सूर्यजीत की तरफ घूमकर ये जवाब दिया कि डोली में कुमारी कांता नहीं है तो सूर्यजीत को काटो तो खून नहीं। एक सायद में उनकी खोपड़ी इस कदर घूम घूम कर रह गई कि उनकी कुछ समझ में नहीं आया। कांता और रमाकांत एकदम इस तरह कहाँ गायब हो गए। एक अय्यार ने सांस रोककर डोली उठाने वाले 4 आदमियों के गलों से गजरे उतारे और दूर फेंक दिए। उन्हें होश में लाया गया तो उन्होंने बताया कि अभी उन्हें सुस्ताते हुए मुश्किल से 20 सायत ही हुए थे कि वहाँ कुमार रमाकांत आए। वे चारों उन्हें देखकर खड़े हो गए और अपना इनाम मांगा। रमाकांत ने हंसते हुए कहा, हम तुम चारों को कम से कम 100 अशर्फिया देंगे, लेकिन हमें थोड़ी देर दुल्हन से बात करने दो। ये वे जानते थे कि दूल्हा अक्सर दूसरे बारातियों से छिपकर अपना काम निकालने आया करता है। दूल्हे के इस तरह आने ही से तो डोली वालों का इनाम बनता है, यानी पैसे मिलते हैं। इसी सबब से अक्सर डोली वाले रास्ते में सुस्ताने की इच्छा जाहिर करते हैं और ख़ुद ऐसी जगह डोली को साथ लेकर सुस्ताने बैठते हैं जहाँ कोई दूसरा बाराती ना हो। आज भी वे कमाई के चक्कर में दूसरे बारातियों से हटकर ही बैठे थे। उनकी उम्मीद के मुताबिक रमाकांत मिलने आए और उनकी कमाई पक्की हो गई। इस काम के एवज में आज तक उनमें से किसी को 100 अशर्फियाँ इनाम नहीं मिली थी। इतनी अशर्फियों का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने फौरन कुमार को दुल्हन से मिलने की इजाज़त दे दी। खुश होकर कुमार ने गले से 4 गजरे उतारे और एक एक गजरा उन चारों के गले में डाला। उन दोनों सिपाहियों की तरह ही ये चारों डोली वाले भी बेहद खुश हुए और उन्हीं की तरह बेहोश होकर होश में आने पर सूर्यजीत को सामने पाया। इसके बाद सूर्यजीत ने खुद डोली देखी तो कांता को तो गायब पाए। वहाँ उन्हें देव सिंह की वह चिट्ठी मिली जिसे पाठक ऊपर पढ़ाएं। इस चिट्ठी ने सूर्यजीत का यह ताज्जुब तो दूर कर दिया कि रमाकांत ने ऐसा क्यों किया।
मगर हकीकत जानने के बाद उनकी क्या हालत हुई वो पाठक जान चुके हैं। इस खत को लेकर वे बारात सहित वापस भरतपुर लौट आए। यही है संक्षेप में रमाकांत यानी देव सिंह और कांता के गायब होने का हाल। चलते वक्त शेर सिंह ने सारा हाल सूरजीत से पूछ लिया था। इन्हीं सब बातों पर विचार करता हुआ शेर सिंह उसी जगह आ गया जहाँ से 4 रास्ते 4 रियासतों की तरफ जाते थे। वह दरख्तों के नीचे डोली रखे जाने का निशान तलाशने लगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे वह निशान मिल गया। अब वह वहाँ पर खड़ा हुआ सोचने लगा कि देव सिंह कांता को लेकर किधर गया होगा। काफ़ी देर के सोच विचार के बाद वह अंदाज से एक तरफ बढ़ गया। उनकी तलाश में वह जंगल में मारा मारा फिरने लगा। जंगल में घूमते घूमते उसे शाम हो गई। बहुत देर तक दोपहरी में घूमने के सबब से वह थक गया था। वह कुछ प्यास भी महसूस करने लगा। उसे याद आया कि इस तरफ जंगल में एक कुआं है। कुएं के पास ही एक झोपड़ी भी है जिसमें एक साधु रहता है। उसने फैसला किया कि वह उसी तरफ चलता है। पीने को पानी भी मिलेगा। थोड़ी देर झोपड़ी में आराम भी करेगा और झोपड़ी में रहने वाले साधु से पूछताछ भी करेगा। मुमकिन है कि साधु ने उन्हें किसी तरह जाते हुए देखा। साधु से कोई जानकारी ना भी मिली तो पानी पीने और आराम करने के बाद सोचेगा कि उसे क्या करना चाहिए। उसे इस तरह जंगल में भटकते रहने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। यही निश्चय किया कि पानी पीकर झोपड़ी में आराम से लेटकर सोचेगा कि देव सिंह कांता को लेकर किधर जा सकता है। यही फैसला कर वह कुएं की तरफ चल दिया। थोड़ी ही देर बाद वह कुएं पर पहुंच गया। कुएं की जुगत पर वहां रहने वाले साधु आराम से लेटा था। उसके सिरहाने एक रस्सी और उसमें बंधा हुआ एक लोटा रखा था। शेर सिंह ने करीब जाकर कहा, क्या सो रहे हो महात्मा जी? अपनी आंखों से हाथ हटाकर साधु ने शेर सिंह की तरफ देखा और बोला, नहीं तो बेटा, आराम कर रहे थे। जरा आपकी ये रस्सी और लोटा चाहिए, शेर सिंह ने कहा। ज़रूर ले लो, साधु ने कहा। कीमत तो तुम्हें मालूम होगी। लोटा मंजा मजाया है। हाँ बाबा, मुझे मालूम है कि आप एक लोटे पानी की एक अशर्फी लेते हैं, शेर सिंह ने कहा और रस्सी में बंधा लोटा उठा लिया। इस तरह से शेर सिंह ने कुएं से पानी खींचा। खींचते खींचते उसने साधु से पूछा, आज किस किस को पानी पिलाया बाबा? मुश्किल से आज 3 आदमी पानी पी गए हैं बेटा, साधु ने कहा। नाम तो हमें एक का भी नहीं पता। मुश्किल से, मेरा मतलब यह है बाबा कि आज कोई दूल्हा दुल्हन तो पानी नहीं पी गए, शेर सिंह ने पूछा। इस जंगल में दूल्हा दुल्हन तो हमने अपनी 70 साल की आयु से आज तक नहीं देखे बेटे, साधु ने कहा। भला कोई नई नई शादी करके यहाँ क्या लेने आएगा? साधु इस तरह की बहुत सी बातें करता रहा, मगर जब शेर सिंह को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। साधु के जवाब से वह जान गया था कि देव कांता इधर नहीं आए। साधु ना जाने क्या क्या कहता रहा। शेर सिंह ने कुएं से पानी निकाला और एक ही सांस में लोटा खाली कर दिया। पीने के बाद शेर सिंह ने पूछा, कुएं का पानी तो बड़ा कड़वा सा लगा बाबा, पहले तो ठीक था। इस कुएं की सफाई कौन करे बेटा, साधु ने कहा। ऐसे ही चलता रहा तो पानी में कीड़े भी पड़ जाएंगे। शेर सिंह ने महसूस किया कि साधु कुछ बातूनी ज़्यादा है। हो भी क्यों नहीं, उसके पास कभी कभी तो कोई आता है। सो आदमी से बात करने की लालसा उसमें भी रहती ही है। खैर, इन सब बेकार की बातों में ना पड़कर शेर सिंह ने उससे कुछ दूर झोपड़ी में आराम करने की इजाज़त ले ली। लोटा मांजता हुआ साधु ने कहा, उसकी कीमत भी तुम जानते ही होगे, बेशक आराम कर सकते हो। शेर सिंह मुस्कुराता हुआ झोपड़ी में पहुंचा और एक तरफ बिछी हुई चटाई पर आराम से लेट गया। उधर साधु ने लोटा मांझ कर सिरहाने रखा और उसी तरह कुएं की जगह पर लेट गया। उधर चटाई पर लेटे हमारे शेर सिंह अय्यार सोच रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। रात हुई चाहती है। अगर कांता रात को देव सिंह के पास रह गई तो यकीनन कांता के चरित्र की सफ़ेद चादर पर बदनामी का धब्बा लग जाएगा। देव कांता के दिमाग में तो यही बात होगी कि उनका ब्याह हो चुका है। मुमकिन है कि वो पति पत्नी की पहली रात वाली रस्म भी अदा कर दें। अगर ऐसा हो गया तो फिर कल सुबह मिली कांता का फ़ायदा ही क्या? अगर देव ने ऐसा नहीं किया तो अभी जब दुनिया वालों को ये पता लगेगा कि एक रात कांता पत्नी के रूप में देव के साथ रह चुकी है तो उसे पाक कौन मानेगा? तभी तो सुरेंद्र सिंह ने हुक्म दिया कि किसी भी तरह कांता को इससे पहले हासिल कर लेने में ही तो फ़ायदा है। इस रात के बाद कांता मिली तो क्या मिली, मगर वह उन्हें कहाँ तलाशे? इस एक ही का सवाल पर आकर उनका दिमाग जम जाता। एकाएक उसने सोचा, मुमकिन है कि देव सिंह उसे लेकर चंपानगर की तरफ गया हो। थोड़ी देर के सोच विचार के बाद वह इसी नतीजे पर पहुँचे कि उसे चंपानगर की तरफ चलना चाहिए। दिमाग में यह फैसला होते ही उसकी आराम करने की इच्छा जाती रही। उसने उठकर खड़ा हो जाना चाहा, मगर उठ ना सका। वह अपने सिर में घुमेर सी महसूस करने लगा। उसने ज़ोर से बाबा को पुकारा। शेर सिंह की आवाज़ सुनकर साधु जुगत पर उठ बैठा। कुछ सोचकर मुस्कराया और अपनी रस्सी और लोटा उठाकर खड़ा हो गया। अरे,
इन साधु महाशय के बगल में वो अय्यारी का बटुआ भी लटक रहा है। हम समझ गए कि ये कोई साधु वाधु नहीं बल्कि कोई अय्यार है। बेशक शेर सिंह महाराज ने इन साधु महाशय के बारे में बड़ा ही बेडब धोखा खाया है। अय्यारी के बटुए को अपने जिस्म के नीचे दबाए साधु महाशय कुएं की जुगत पर लेट गए थे। अब जब खड़े हुए तो हमने इस बटुए को खूब अच्छी तरह देख लिया है। ज़रूरी इन्होंने शेर सिंह को किसी किस्म के धोखे में डाला है। अब इनके साथ चलकर देखे तो सही कि ये ऐसे कौन से दबंग अय्यार हो जो हमारे शेर सिंह को भी धोखा देने से नहीं चूके। वो झोपड़ी में दाखिल हो गया। सामने ही शेर सिंह लेटे हैं। बाबा, ये क्या मामला है? ज़मीन पर लेटे हुए शेर सिंह ने कहा। मैं देख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, मगर उठना चाहता हूँ तो अपनी इच्छा से हाथ पैर नहीं हिला सकता। ऐसा लगता है कि जैसे ये हाथ पैर मेरे हैं ही नहीं। उस लोटे में हमने ऐसी ही दवा लगाई थी बेटे, साधु बोले, तभी तो पानी कड़वा हो गया था। लेकिन आपने क्यों? और कहता कहता शेर सिंह रुक गया। उसकी नज़र भी साधु महाशय के बटुए पर अटक गई। बोला, ओ, तो तुम साधु नहीं, अय्यार हो और हमें धोखे में डाल दिया। जवाब में एक बार साधु मुस्कुराया, फिर बोला, अब तो बोल और देख भी रहो, थोड़ी देर बाद बेहोश भी हो जाओगे। शेर सिंह ने सवाल किया कि वह कौन है, मगर साधु का जवाब सुनने से पहले ही वह बेहोश हो गया। साधु मुस्कुराया, बेहोश से शेर सिंह की गठरी बांधी और एक तरफ का रास्ता पकड़ा। 7वां बयान। होश में आते ही शेर सिंह की नज़र जिस पर सबसे पहले पड़ी वह चेहरा राजकुमारी कांता का था। यह महसूस करते ही कि वह किसी ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ कांता भी है, वह झटके के साथ खड़ा हो गया। उसने देखा कांता के पास ही देव सिंह भी बैठा था। ये कोई 10 हाथ लंबा और इतना ही चौड़ा एक कमरा था। चारों दीवारों पर 4 मशालें जल रही थीं। कहने का मतलब यह है कि कमरे में एक दूसरे को देखने लायक भरपूर रोशनी थी। शेर सिंह के सामने सिर्फ राजकुमारी कांता और देव सिंह ही मौजूद थे। उसकी तरफ देखता हुआ देव सिंह बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा था। इस वक्त वह अपनी ही सूरत में था। अभी शेर सिंह को समझ भी नहीं पाया था कि देव ने कांता को कुछ इशारा किया। इशारा देखते ही कांता भी देव के साथ शेर सिंह के पैरों में झुकी। जब उन दोनों ने शेर सिंह के पैर छू लिए तो वह बुरी तरह बौखलाया। अरे अरे, क्या करते हो? शेर सिंह उछलकर उनसे दूर हुआ। राजकुमारी आप? मगर पैर तो उन दोनों ने छू ही लिए थे, देव सिंह ने कहा। शादी करके लाया हूँ गुरु भाई, आपका आशीर्वाद भी तो ज़रूरी है। गुरु भाई? शेर सिंह ने कहा। नया नाटक शुरू करना चाहते हो? आप माने या ना माने, लेकिन मुझे तो अब आपको गुरु भाई मानना ही पड़ा, देव सिंह ने कहा। ओह, शेर सिंह ने कहा, तुमने मुझे तो अय्यारी के मामले में 2-4 बार धोखा दे दिया और अब गुरु भाई का दर्जा देकर व्यंग कसते हो। मगर फिक्र मत करो देव सिंह, मैं भी तुमसे गिन गिन कर बदले लूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हारी ये शादी नहीं है। जिन देवताओं को साक्षी मानकर शादी की जाती है, तुमने उन देवताओं के साथ मजाक किया है और इसका नतीजा तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा। देवताओं के साथ तो नहीं, मगर गुरु भाई वहाँ मौजूद दूसरे आदमियों के साथ ज़रूर धोखा किया है। कोई भी धर्म तुम्हारी शादी को शादी नहीं मान सकता, शेर सिंह ने कहा। रमाकांत का भेष बनाकर राजकुमारी को साथ लेकर अग्नि के सामने 7 फेरे लगाने से शादी नहीं हो जाती है। जिस वक्त फेरे पड़ रहे थे उस वक्त राजकुमारी के ध्यान में तुम नहीं, रमाकांत था। सारे मंत्र रमाकांत के नाम से पढ़े गए हैं। इस गलत फहमी में ना रहो कि तुम्हारी शादी कांता के साथ हो गई है। गुस्ताखी माफ़ हो भाई साहब, कांता ने धीरे से कहा। आपको मेरे दिल की कैसे मालूम कि उस वक्त मेरे ध्यान में ये थे या रमाकांत? क्या मतलब? चौंका शेर सिंह। मतलब ये भाई साहब कि मेरे ध्यान में उस वक्त भी यही थे, कांता ने कहा, क्योंकि मुझे खूब मालूम था कि मेरे फेरे रमाकांत के साथ नहीं, इनके साथ पड़ रहे हैं। रही मंत्रों की बात, आपने तो वही मंत्र सुने जो पंडित ने बोले। पंडित ने मंत्रों के बीच में रमाकांत का नाम लगाया, मैंने वहाँ मनी मन इनका लगा दिया। अब कहिए, अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी का एक दूसरे को अपना लेना ज़्यादा महत्व रखता है या पंडित के मंत्र? मैंने तो उस वक्त भी मंत्रों के साथ सच्चे मन से इन्हें अपना पति माना है। राजकुमारी, आप इस धोखेबाज की बातों में आ गई हैं, शेर सिंह ने कहा। यह आपको भी धोखे में डाल रहा है। जैसे भी हैं ये आपके ही छोटे भाई। आप ये कैसी बातें कह रही हो कुमारी? शेर सिंह ताज्जुब में था। आप तो मुझे चाचा कहती थी, मगर अब? पहले तो लक्ष्मी के रिश्ते से आप मेरे चाचा ही लगते थे, कांता ने कहा। मुझे क्या मालूम था कि आप इनके गुरु भाई हैं। ये मेरे पति हैं तो आप मेरे भाई साहब ही हुए। कदाचित आपको हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा है। शेर सिंह की खोपड़ी भिन्ना कर रह गई। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि जब कांता और देव सिंह सामने आएंगे तो राजकुमारी कांता उससे इस किस्म की बातें करेंगी। वो समझ गए कि देव ने कांता को पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया है, अतः अब कांता से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। यही सोचकर वह देव सिंह की तरफ मुखातिब होकर बोला, राजकुमारी को तो तुमने बिल्कुल अपने ही रंग में रंग रखा है। तुम चाहे शादी को शादी मानो, मगर ना मैं मानता हूँ ना ही ये दुनिया मानेगी। कान खोलकर सुनो, मैं राजकुमारी कांता को वापस भरतपुर ले जाने आया हूँ।
शराफत से मेरे हवाले करते हो या फैसला तलवार से होगा? आप कांता के नहीं मेरे गुरु भाई हैं, देव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। रस्म के मुताबिक अगर कांता को ससुराल से पीहर ले जाना है तो कुमार बलराम सिंह लेने आएंगे। ये काम लड़की के भाई का ही होता है। देव सिंह, गुस्से में चीखते हुए शेर सिंह ने बयान से तलवार निकाल ली। बातों में तुम अब अदब भी भूल गए हो। राजकुमारी कांता को मेरे हवाले करो, वरना ये तलवार खुद ब खुद तुम्हें यह काम करने के लिए मजबूर कर देगी। शांति शेर सिंह, शांति। अचानक वहाँ एक अजनबी आवाज़ गूंजी। विधि ने तुम दोनों के बीच जितनी जंग होनी लिखी थी हो चुकी है। अब तो वो वक्त आ गया है जब तुम दोनों को मिलकर बहुत से काम करने हैं। शेर सिंह ने पलटकर बोलने वाले की तरफ देखा। सामने से वही साधु आ रहा था जिसने उसे कुएं पर धोखा दिया था। शेर सिंह ने उसकी तरफ देखा, बोला, कौन हो तुम? हमें भूल गए? वो कुएं का कड़वा पानी भी भूल गए? साधु ने करीब आकर कहा। ओह, तो तुम देव सिंह के ही कोई दोस्त तैयार हो और मुझे बेहोश करके यहाँ ले आए हो? शेर सिंह ने कहा। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मुझे राजकुमारी के पास ले आए। अब मुझे राजकुमारी को अपने साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आज शेर सिंह अय्यार अपने गुरु भूतेश्वर नाथ की भी हुक्मदुली करेगा? इस बार साधु के मुंह से जो आवाज़ निकली उसे सुनते ही शेर सिंह के दिमाग में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। चौंक कर वह 2 कदम पीछे हट गया। तलवार उसके हाथ से छूट गई। चेहरे के हर हिस्से से हैरत झांक रही थी। मुंह से निकला, गुरुजी आप? हाँ बेटे, हम ही हैं। कहते हुए साधु ने नकली दाढ़ी मूछें चेहरे से अलग की तो सामने वाकई अय्यारों के गुरु गुरु भूतेश्वर नाथ खड़े थे। शेर सिंह की तरफ देखकर वे बड़ी मोहब्बत के साथ मुस्कुरा रहे थे। शेर सिंह के चेहरे पर मौजूद हैरत का इस वक्त कोई ठिकाना नहीं था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने गुरु भूतेश्वर नाथ खड़े हैं। जब उसे कुछ होश सा आया तो वह भूतेश्वर नाथ के पैरों में झुक गया और चरण छूकर वापस खड़ा होना ही चाहता था कि भूतेश्वर नाथ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। कुछ देर तक इसी तरह की बातें होती रहीं। फिर भूतेश्वर नाथ ने कहा, हम तुम्हें आज जानबूझकर यहाँ लाए शेर बेटे। आज तुम्हें हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अब तुम दोनों का आपस में लड़ने का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन गुरुजी, मेरे साथ इस तरह यारी करके धोखे में डालकर यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? शेर सिंह ने कहा। खुद आपको तो कष्ट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप सिर्फ पैगाम भिजवा देते, मैं दौड़ा चला आता। क्या आज हमें इतना भी हक नहीं रहा बेटे कि अपने शागिर्दों की अय्यारी परख सकें? भूतेश्वर नाथ ने कहा। माना कि तुम आज के सबसे बड़े अय्यार कहलाते हो। हमने सोचा कि हम ही तुमसे थोड़ी सी अय्यारी करके देखें, कहीं शागिर्द गुरु को तो मात नहीं दे देता। मैं कैसा भी बड़ा अय्यार बन जाऊं गुरुजी, आपसे मात खाने में तो मुझे फ़ख्र ही है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि तुम मेरे शागिर्द हो, भूतेश्वर नाथ ने कहा। खैर, आज तुम्हें कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें बतानी हैं। सबसे पहले तो ये सुनो कि देवकांता की ये शादी हमारे इशारे पर हुई है। आपके इशारे पर? एकदम से उछल पड़ा शेर सिंह। मगर मगर ये शादी हो चुकी है बेटे, भूतेश्वर नाथ ने कहा। देवकांता ने अग्नि को साक्षी मानकर दिल की गहराइयों से एक दूसरे को पति पत्नी माना है। पंडित चाहे कुछ भी कहता रहे, ये शादी होनी ही थी और जिस तरह हुई है उसी तरह होनी थी। मैं और तुम तो क्या, इस शादी को दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती थी। खैर, आराम से बैठ जाओ। भूतेश्वर नाथ की बात सुनकर शेर सिंह बड़े ही ताज्जुब में फंस गया। उनका हुक्म पाकर वह बैठ गया। देवकांता भी उसके पास ही बैठे थे। भूतेश्वर नाथ उन तीनों के सामने बैठ गए। बोले, अब तुम्हारे दिमाग में जो ताज्जुब है उन्हें एक एक करके कहो। शेर सिंह ने एक बार अपने बराबर बैठे देवकांता की तरफ देखा और फिर गुरु भूतेश्वर नाथ की तरफ देखकर सवाल किया। आप कहते हैं कि देवकांता की शादी कराने के पीछे आपका हाथ है। आप कहते हैं तो ज़रूर होगा। और अब ये भी साफ है कि आपकी ही बदौलत ये काम मुमकिन भी हो सका है, वरना इतना बड़ा काम इतनी आसानी से होना मुमकिन नहीं था। मगर मेरे दिमाग में ताज्जुब यह है कि आपने इस शादी में दिलचस्पी क्यों ली? यानी आपको देवकांता की शादी से क्या फ़ायदा है? आप तो रियासतों की अय्यारी के मामलों में पड़ा नहीं करते। तुमने तो बहुत आगे का सवाल कर दिया बेटे, भूतेश्वर नाथ ने कहा। अगर मैं इस तरह तुम्हारे सवालों का जवाब देता रहूँगा तो मामला पूरी तरह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। पहले तुम ये जान लो कि हमने क्या क्या किया और कैसे किया है। जैसी आपकी इच्छा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि देव सिंह से हमारी बातें कब और क्या क्या हुई तथा उसे क्या क्या मालूम चल चुका है। सबसे पहले देव सिंह से हमने उस वक्त मुलाकात की जब देव सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के यातना गृह से जसवंत सिंह इत्यादि की मदद से निकला। रास्ते में से इसने जसवंत सिंह की माँ को तुम्हारी कैद से मुक्त किया। तुम्हें याद होगा कि खुद तुमने उसे, जो महल में रानी रूपमती बैठी थी, अपने जंगल वाले खास कैद खाने में कैद किया था। जसवंत सिंह की माँ समझकर देव सिंह ने उसे तुम्हारी कैद से छुड़ाया। क्या देव सिंह ने उसे वहाँ से छुड़ा लिया था? शेर सिंह चौंका। हाँ, हमें मालूम है कि तुम्हें इस बात की अभी बिल्कुल भी कोई खबर नहीं है, भूतेश्वर नाथ ने कहा, क्योंकि जिस दिन से तुमने उसे कैद में डाला था उस दिन से आज तक तुम्हें उधर जाने की फुर्सत ही नहीं हो सकी है।
मुझे वह सारा हाल भी मालूम है कि तुमने महल में क्या क्या कार्रवाई करके उसे फंसाया था, मगर वह हाल यहाँ दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम पहले ही उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि देव सिंह ने जसवंत सिंह की माँ को तुम्हारी कैद से निकाला। जिस गिरोह ने देव सिंह को यातना गृह से आज़ाद किया था, उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि राजगढ़ में देव सिंह क्या गुल खिलाकर कांता को भरतपुर वापस लाया है। देव सिंह उनके साथ राजगढ़ नहीं जा सकता था, इसलिए उन सबको देव सिंह ने रास्ते में ही धोखा दिया और जसवंत सिंह की माँ को साथ लेकर अलग हो गया। उन लोगों से दूर निकल आने पर जब जसवंत सिंह की माँ को होश आया तो देव सिंह उससे पूछताछ करने लगा। इसी मकसद से तो वह जसवंत की माँ को उठाकर लाया था। जसवंत की माँ देव सिंह को वे ही सारे जवाब देने लगी जो मैंने उसे बताए थे। आपने बताए थे? चौंका शेर सिंह। जसवंत की माँ से आपका क्या ताल्लुक? तुमने देव सिंह से ये नहीं पूछा कि इसे उस कैद खाने का भेद कैसे मालूम हुआ जिसमें तुमने जसवंत की माँ को कैद किया था? भूतेश्वर नाथ ने शेर सिंह को उल्टा सवाल किया। और इसे कैसे मालूम है कि तुमने उसे वहाँ कैद किया है? मैं ये सवाल करना ही चाहता था, शेर सिंह ने कहा। देव बेटे, दो इस सवाल का जवाब। भूतेश्वर नाथ ने देव सिंह से कहा। उनका हुक्म पाकर देव सिंह ने बताया, जिस वक्त मैं यातना गृह से भागकर जसवंत आदि के साथ उन सिपाहियों के घर पहुंचा जिनके भेष में ये सब लोग थे, याद रहे सुरेंद्र सिंह के महल से मैं एक सिपाही के कपड़े पहनकर निकला था। महल से बाहर निकलकर किसी सबब से मैंने जेबों में हाथ डाला। मुझे उन कपड़ों की जेब में कागज़ का एक पुर्जा मिला जिसमें मैंने उन सबसे छुपाकर पढ़ लिया था। उसमें यह लिखा था कि तुमने यानी शेर सिंह ने जसवंत सिंह की माँ को कहाँ कैद कर रखा है और उसे वहाँ से निकालने की क्या तरकीब है। ये पर्चा मेरे ही नाम था। आखिर में लिखने वाले ने अपने नाम की जगह सिर्फ तुम्हारा मददगार लफ्ज़ ही लिखा था। उसी के आधार पर मैंने उस कैद खाने से जसवंत की माँ को निकाला, मगर ये ना जान सका कि वह पर्चा लिखने वाला मेरा मददगार कौन था। मगर अब जान चुके हो कि वह पर्चा हमने खुद लिखवाकर अपनी आयारी से तुम्हारी जेब में पहुंचाया था। आपने? एक बार फिर शेर सिंह चौंका। आपको इस सब कार्रवाई की भला क्या ज़रूरत पड़ गई थी? भूतेश्वर नाथ मुस्कुराए और बोले, देव भी तो हमारे ही शागिर्द है, इसकी अय्यारी की परख करना भी तो बहुत ज़रूरी था। अब सुनो, जसवंत सिंह की माँ को तो हमने उसी वक्त उस कैद से निकाल लिया था जब तुम उसे वहाँ से बंद करके कांता की तलाश में राजगढ़ की तरफ चले गए थे। उसकी जगह। इतना कहकर भूतेश्वर नाथ एक शायद के लिए ठहरे, फिर एक बार जोर से ताली बजाई। ताली की आवाज़ के साथ ही दरवाजे के रास्ते से एक खूबसूरत औरत कमरे में दाखिल हुई। उस औरत को देखते ही शेर सिंह उछल पड़ा और बोला, अरे गुरुआइन। कहने के साथ ही आगे बढ़कर शेर सिंह ने उस औरत के पैर छुए। आप समझ ही गए होंगे कि यह औरत भूतेश्वर नाथ की पत्नी है। भूतेश्वर नाथ ने आगे कहा, उसकी जगह हमने जसवंत की माँ बनाकर वहाँ रख दिया था। इन्हें उस भेष में वहाँ रखने और वह पर्चा देव सिंह तक पहुँचाने के पीछे देव की अय्यारी की परख करना ही हमारा मकसद था। इसी सबब से इन्होंने देव सिंह द्वारा पूछताछ किए जाने पर वही जवाब दिए जो मैंने पहले ही बता दिए थे। उन्हें हमने पहले ही बता उन्हें हमने पहले ही बता दिया था कि देव सिंह को किस किस तरह छकाना है। हम सूरत बदलकर योजना के मुताबिक एक घुड़सवार बन वहाँ पहुँच गए जहाँ देव इनसे पूछताछ कर रहा था। फिर वहाँ देव सिंह के सामने नंदनी और सावित्री का एक ऐसा नाटक किया जिससे देव सिंह की खोपड़ी भिन्ना कर रह गई। वहाँ जी भर के देव सिंह को छकाया, मल्ल युद्ध भी किया और बेहोश करके वहीं छोड़ गए। तुम्हारी गुरुवाइन ने तो कहा भी था कि इन्हें ले चले, मगर हम जानते थे कि अभी देव को चंपानगर में जाकर देवकी से बात करने का काम और करना है। वैसे ही हुआ भी। देव चंपानगर गया, देवकी से बातें की। इसने अपने दिमाग में ये सोचा था कि रात में उठकर यह जानने की कोशिश करेगा कि वह देवकी का लड़का है या अंधे माता पिता का। अभी यह बिस्तर से उठना चाहता ही था कि यह बेहोश हो गया। इसे बेहोश करने के लिए ये कार्रवाई वह हमारी कार्रवाई थी। हम इसे सीधे तालाब वाले मकान पर ले गए, होश में लाए। अब हम यहाँ तुम्हें अपने और देव के बीच हुई बातें मुख्तसर से बताते हैं। वे बातें तुम्हारे भी काम की हैं। उन बातों के बीच में तुम कई बार चौंकोगे, मगर बीच में कोई सवाल मत करना। इस हा इस हाल के बीच में जितने भी सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे, सबका जवाब तुम्हें खुद ब खुद ही मिलता रहेगा। फिर भी जो सवाल रह जाए वह तुम हाल ख़त्म होने पर पूछ सकते हो। हाँ, तो हम मुख्तसर में वह हाल बयान करते हैं। जब देव सिंह होश में आया तो हम असली सूरत में उनके सामने खड़े थे। हमें देखते ही देव चौंका, सबसे पहले पैर छुए। कुछ देर हमारे बीच इसी तरह की बातें होती रही। फिर देव सिंह ने हमसे पूछा, गुरुजी, क्या देवकी के महल में आपने ही मुझे बेहोश किया था? हमने देव सिंह के सवाल का जवाब इकरार में देकर कहा कि अब वह वक्त आ गया है कि जब तुम्हें कुछ हकीकतें बतानी है। देव सिंह के सवाल पर कि कैसी हकीकतें, हमने जवाब दिया, सबसे पहली हकीकत तो यह है कि तुम शेर सिंह अय्यार के छोटे भाई हो। क्या? ना चाहते हुए भी शेर सिंह उछल पड़ा। क्या आपने उस वक्त देव सिंह से सही कहा था? हमने तुमसे पहले ही कहा था शेर सिंह के इस हाल के बीच में तुम कई बार चौंक पड़ोगे।
भूतेश्वर नाथ ने कहा। मगर हमने तुमसे ये भी कहा था कि तुम हाल के बीच में मत बोलना, अगर तुम फिर भी बोल पड़े। मगर गुरुजी, ये बात ही कुछ ऐसी है। शेर सिंह का ताज्जुब कम नहीं हुआ था। हमारे किस्से में कुछ ऐसी ही बातें आएंगी, भूतेश्वर नाथ ने कहा। अगर हमने कहा था कि ज्यों ज्यों हमारा किस्सा आगे बढ़ता जाएगा त्यों त्यों तुम्हें जवाब खुद ब खुद ही मिलते चले जाएंगे। खैर, अब तुम अपने दिल दिमाग पर काबू करके हाल आगे सुनो। हमारे मुंह से ये भेद सुनकर कि वह तुम्हारा छोटा भाई है, देव सिंह भी देव सिंह भी तुम्हारी तरह चौंक कर उछल पड़ा था और यही सवाल किया था जो तुम खुद ऊपर कर चुके हो। इसके जवाब में हमने कहा था कि हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम शेर सिंह के भाई हो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देव सिंह ने ताज्जुब के साथ कहा। यह भला कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा किस्सा छुपा है, मैंने जवाब दिया। वो किस्सा मैं तुम्हें और देव सिंह को साथ साथ बैठ कर ही सुनाऊंगा। इस वक्त सिर्फ इतना समझ लो कि मेरे लफ्ज़ों में माशा भर भी झूठ नहीं है। असल बात यही है कि तुम शेर सिंह के भाई हो। मुझे मालूम है कि अभी तक तुम इसी निश्चय पर थे कि तुम द्वारका सिंह और धर्मवती के लड़के हो या देवकी के, मगर हकीकत यह है कि तुम इन दोनों में से किसी के भी लड़के नहीं हो। असल में तो तुम शेर सिंह के भाई हो। ये अनहोनी बात कह रहे हैं गुरुजी, इसलिए यकीन करना पड़ रहा है, देव सिंह ने कहा। कोई दूसरा अगर ये कहता तो किसी भी कीमत पर मैं यकीन नहीं मानता। अगर मुझे मालूम है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, परंतु फिर भी आपकी ये बात मेरे कंठ से नीचे नहीं उतर रही है। आप जो कह रहे हैं वो भला कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? मैं कह चुका हूँ कि इसका भेद मैं तुम दोनों भाइयों को पास पास बैठा कर ही खोलूँगा। मैंने कहा, इस समय इतना वक्त भी नहीं है कि सारा हाल तुम्हें बता सकूँ। तुम्हें इस वक्त एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। अगर तुम ये भेद जानने में रहे और वह काम नहीं हो पाया तो तुम बेकार ही मुझे मनी मन सारी उम्र गालियाँ दोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? देव सिंह ने कहा। हम ठीक कह रहे हैं देव बेटे, हमने जवाब दिया। इस समय इतना वक्त नहीं है कि सारा हाल खुलासा तुम्हें बताया जा सके। तुम्हें यह सुनकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि सुरेंद्र सिंह ने कांता की शादी सूर्यजीत के लड़के कुमार रमाकांत से करने का फैसला कर लिया है। फैसला ही नहीं कर लिया है, बल्कि कल ही ये शादी होने वाली भी है। यह सुनकर देव सिंह इस कदर चौंक पड़ा कि वह पहली बात का खुलासा हाल पूछना बिल्कुल भूल गया। अविश्वसनीय लहजे में वो बोला, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कांता की शादी रमाकांत से, और वो भी इतनी जल्दी? तभी तो कहते हैं बेटे कि किसी भी बात को ज़्यादा लंबी करके कहने का वक्त बिल्कुल नहीं है। हमने कहा, वक्त आने पर हम तुम्हारे सामने सारी बातें खोलेंगे, मगर ये वक्त काम करने का है। हम तुम्हारी और कांता की मोहब्बत का सारा हाल उसी तरह बखूबी जानते हैं जिस तरह की तुम खुद जानते हो। हमारे ख्याल से तुम्हें यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि कांता की शादी किसी और से हो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, देव सिंह ने कहा। मगर आपको इस मोहब्बत की जानकारी कैसे? फिर तुमने एक ऐसा सवाल किया जिसका हाल मुख्तसर में है, हमने कहा। और हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि ये वक्त बातों में गंवाने का नहीं है, काम का है। इस वक्त सिर्फ वही बातें सुन लो जो काम की हैं। सब विषयों पर खुलासा बातें बाद में होंगी। ठीक है, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। कहना यह है कि पहले तो तुम ये बताओ कि क्या तुम कांता से शादी अपने अलावा किसी दूसरे से बर्दाश्त कर सकोगे? हरगिज़ नहीं। यह शादी कल ही होने वाली है, हमने कहा। और इतनी जल्दी तुम क्या कर सकोगे? जो आपका हुक्म हो। देव सिंह की इस बात पर हमने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे इस काम में तुम्हारी भरपूर मदद कर सकते हैं। हमारी ये बात सुनकर देव सिंह ने सवाल किया, कैसे? हमने जवाब दिया, शेर सिंह और बंकम दास रानी देवकी के यहाँ से शंभू दास और रमाकांत को निकालने में कामयाब हो गए। हम भी यही चाहते थे कि वे कामयाब हो जाएं, मगर वे चारों देवकी के सिपाहियों से भिड़ गए और उनका वहाँ से निकलना भारी हो गया। अब जब हमें यकीन हो गया कि वे लोग बिना किसी मदद के वहाँ से नहीं निकल सकेंगे तो हमने अपने कुछ आदमी काले घुड़सवारों के रूप में वहाँ भेजे। ओह, तो वे काले घुड़सवार नकाबपोश आपके थे? शेर सिंह फिर भी बीच में बोलने के लिए मजबूर हो गया। तुम फिर बीच में बोल पड़े, भूतेश्वर नाथ ने कहा। खैर, इस मुसीबत से बचाने के लिए मैं तुम्हें अपनी और देव सिंह की बातचीत का हाल संक्षेप में ही बताता हूँ। फिलहाल तुम सिर्फ इतना ही समझो कि रमाकांत और शंभूदास मेरे आदमी की कैद में थे। उधर गंगोत्री और विष्णु सिंह रमाकांत की तलाश में जंगल में भटक रहे थे। हमारे तालाब वाले मकान से एक गुप्त रास्ता उस घाटी में जाता है जहाँ रमाकांत और शंभूदास कैद थे। उस रास्ते की जानकारी सिर्फ हमें ही थी। कल रात देव सिंह को भी हो गई, क्योंकि उसी रास्ते से जाकर हमने घाटी से असली रमाकांत को हटाया और देव सिंह को रमाकांत बनाकर वहाँ रखा। गंगोत्री और विष्णु सिंह जिस रमाकांत को छुड़ा कर ले गए वो देवी था। हमें मालूम है कि जिस जिस तरह गंगोत्री और विष्णु सिंह ने रमाकांत यानी देव को छुड़ाया, वह हाल सूर्यजीत के साथ बैठकर तुम भी सुन चुके हो। फिर यही रमाकांत कांता को ब्याह कर लाया। और हाँ, यहाँ बीच ही में एक बात और बहुत गौर से सुनने की है। हमने तालाब वाले मकान पर ही देव सिंह से कांता के नाम एक खत लिखवा लिया था, जिसे हमने खुद उसी रात कांता के पास पहुँचाया। उस खत का मजमून क्या था? शेर सिंह ने सवाल किया।
इसके जवाब में भूतेश्वर नाथ ने कांता को हुक्म दिया कि वह उस खत को ही शेर सिंह को दिखा दे। हुक्म मिलते ही कांता ने चिट्ठी शेर सिंह को दे दी। शेर सिंह ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। हम नीचे उसका मजमून लिख देते हैं ताकि पाठक भी पढ़ लें। प्राण प्रिय कांता, हमें मालूम हो चुका है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी रमाकांत से करने का फैसला किया है। ये भी मालूम है कि शादी कल ही होने वाली है। ये भी हम जानते हैं कि तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो और तुमने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी है। लक्ष्मी की गिरफ्तारी का हाल भी हमें पता है, मगर तुम किसी तरह की फिक्र मत करना, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। कल जो बारात भरतपुर आएगी उसमें रमाकांत के भेष में दूल्हा बनकर मैं ही आऊँगा, इसलिए अपने पिता के खिलाफ ज़्यादा बगावत करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, इतनी आसानी से भी तैयार मत हो जाना कि किसी को किसी तरह का शक हो। जिस तरह से तुम अभी तक बगावत कर रही हो, आगे भी उसी तरह करती रहना। तुम्हें शादी के लिए तैयार करने के लिए सुरेंद्र सिंह अपनी जी तोड़ कोशिश करेंगे। तुम्हें आखिर में तैयार होना है, मगर इस तरह की किसी को ये शक ना हो कि तुम अचानक इतनी आसानी से शादी के लिए तैयार क्यों हो गई। अभी बहुत से ज़रूरी काम पूरे करने हैं, इसी वजह से कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। बाकी बातें मिलने पर होंगी। बस हर बात का ख्याल रखना। तुम्हारा देव। खत पढ़ने के बाद शेर सिंह ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये खत रात के वक्त ही कुमारी तक पहुंच गया था। बेशक, भूतेश्वर नाथ ने कहा, यह खत हमने ही तैयारी करके अपने तरीके से कांता के पास पहुंचाया था। इस खत में लिखे इस खत के मुताबिक कांता ने शादी के लिए तैयार होने का कैसा खूबसूरत नाटक किया, ये तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम समझ रहे थे कि कांता इस डर से शादी के लिए तैयार हुई है कि कहीं सुरेंद्र सिंह जहर न खा लें, जबकि कांता के तैयार होने का असली सबब ये चिट्ठी है। हम तुम्हें यह भी बताते कि कांता को यह भेद अच्छी तरह से मालूम था कि जिस शीशी को हाथ में लेकर महाराज सुरेंद्र सिंह जहर खाने की धमकी दे रहे उसमें जहर नहीं है, बल्कि कांता को तैयार करने के लिए सुरेंद्र सिंह को बताई हुई एक चाल है। कांता ने तुम्हारी चाल में फंसने का खूबसूरत नाटक किया और सबके साथ साथ तुम जैसा अय्यार भी खूबसूरत धोखा खा गया। इस तरह से देव कांता की ये शादी हुई। जब इन सारे कामों के पीछे आप खुद थे तो मेरा धोखा खाना कोई ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है, शेर सिंह ने कहा। मगर आपकी ये सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में बहुत से ताज्जुब चकरा रहे। आप अपना सारा किस्सा मुख्तसर में सुनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहे। हम खुद भी यही सोच रहे थे, भूतेश्वर नाथ ने कहा। अब सुनो, पिछले कुछ दिनों में तुमसे और देव से ताल्लुक़ रखने वाली सारी वारदातों की जानकारी हमें बहुत पहले से ही थी। तुम्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि आगे भी तुम दोनों के साथ जो कुछ होने वाला है वो हमें खूब मालूम है, मगर हम बता नहीं सकते, क्योंकि बताने से हमारे अंदर जन्मा तुम्हारे भविष्य की बात जान लेने वाला यह गुण खत्म हो जाएगा। अब तुम इस बात पर ताज्जुब करोगे कि हमें ये सारी बातें मालूम कैसे थी, तो इसका जवाब हम तुम्हें बाद में देंगे। इस वक्त सिर्फ इतनी ही बात दिमाग में रखो कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है उसकी जानकारी हमें बहुत पहले से थी और उसके मुताबिक हमने अपना जाल पहले से ही बिछा रखा था। आसपास की चारों रियासतों यानी भरतपुर, राजगढ़, चंपानगर और रामगढ़ी में कुछ दिन पहले से हमारे अय्यार अय्यारी कर रहे हैं। चारों रियासतों में होने वाली एक एक खबर हमें मिलती रही है। हमने अपने शागिर्द अय्यारों को हुक्म दे रखा है कि जो भी कुछ होता रहे वे सिर्फ उसे देखते रहे। किसी भी काम में दखल अंदाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे शागिर्द अय्यार हमारे हुक्म के मुताबिक ही चलते हैं। अब हम तुम्हें वे बातें बताना शुरू करते हैं जिन बातों से तुम्हारे ताज्जुब दूर होने लगे। गौर से सुनते रहो। हमारा हाल पूरा सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई भी उलझन नहीं रहेगी। किस्सा शुरू होता है राजकुमारी कांता की खूबसूरती से। हर राजकुमार कांता को अपनी पत्नी बनाने के ख्वाब देखता है। चंद्रदत्त तो इतना बेचैन था कि वह बार बार भरतपुर पर सिर्फ इसलिए हमला करता था क्योंकि वह अपनी और अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शंकर दत्त की शादी कांता से कराना चाहता था। इस बार चंद्रदत्त ने सुरेंद्र सिंह के गद्दार दारोगा की मदद से भरतपुर पर चढ़ाई की। जसवंत सिंह ने महारानी रूपमती को अपनी कैद में डालकर बलराम सिंह को अपने साथ मिलने के लिए मजबूर किया। जसवंत सिंह हरनाम सिंह के नाम से चंद्रदत्त को खत लिखता था। चंद्रदत्त खुद भी यही समझता था कि वाकई हरनाम सिंह उससे मिले हुए हैं। तुमने अय्यारी के जरिए भरतपुर पर आए संकट टाला और चंद्रदत्त की सेनाओं को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद शुरू हुई अय्यारों की तोड़फोड़। तुम्हारे और चंद्रदत्त के अय्यारों में ज़बरदस्त अय्यारी चलने लगी। उधर तुम्हारी पत्नी फूलवती ये जान गई थी कि महल में जो महारानी रूपमती आजकल रह रही है वो नकली है और ये सब दारोगा जसवंत सिंह की साजिश है। यही भेद जानने की कीमत में फूलवती को अपनी जान देनी पड़ी थी। इधर देव सिंह को भगवान ने यह अद्भुत गुण दिया है कि भरतपुर के महल में जो भी कोई असाधारण बात होती है वो इसे ख्वाब के रूप में चमक जाती है और ये उसकी तस्वीर बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। फूलवती की हत्या की भी तस्वीर देव सिंह ने इसी तरह बना ली थी। सबूत के तौर पर मैं वह तस्वीर तुम्हें दिखाई देता हूँ। इतना कहकर भूतेश्वर नाथ कुछ रुके और उन्होंने जोर से ताली बजाई। कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। भूतेश्वर नाथ ने उसे हुक्म दिया, देव सिंह की वो पेंटिंग ले आओ। हुक्म मिलते ही वो उल्टे पैर वापस चला गया और फिर जल्दी ही वापस आया। उसके हाथ में वही पेंटिंग थी जो उस रात देव सिंह ने पाठकों के साथ में बनाई थी।
इसमें हत्या करता हुआ जसवंत साफ साफ दिखाया गया था। उस तस्वीर को देख और तस्वीर के नीचे लिखी फूलवती और जसवंत सिंह की उस वक्त की थोड़ी सी बातचीत पढ़कर शेर सिंह की आंखों में आंसू आ गए, मगर जल्दी ही खुद को संभाल कर बोला, ऐसी ही कुछ पेंटिंग आज दिन में मैंने राजा सुरेंद्र सिंह के कमरे। वो बात बाद में आएगी, भूतेश्वर नाथ ने कहा। किस्सा अगर ठीक तरह से समझना है तो बिना टोके हमारी बात ध्यान से सुनते रहो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि देव सिंह में इस तरह की पेंटिंग बनाने का गुण कुदरती है। अब हम यहाँ तुम्हें थोड़ा सा हाल देवकी के यहाँ का सुनाते हैं। देवकी के महल में हमारे कई शागिर्दों के साथ साथ पल्लवी नाम की एक अय्यारा भी वहीं अय्यारी करती है। एक बार उसने हमें खबर दी कि इस तरह से देवकी और उसका बजरंग लाल नामक अय्यार देव सिंह को एक गहरे जाल में फंसाने की साजिश कर रहा है। ये हम नहीं जान सके कि रानी देवकी को यह खबर कैसे लग गई कि राक्षस नाग का तिलिस्म देव सिंह के हाथों ही टूटेगा। क्या यह हकीकत है गुरुजी? इस बार देव सिंह ने टोका। टोको मत देव, हम सारे तरद्दुद खुद दूर कर देंगे, भूतेश्वर नाथ ने कहा। वैसे ये बात सच है कि राक्षस नाथ का तिलिस्म तुम दोनों भाइयों के हाथों से ही टूटेगा। रानी देवकी को जहाँ से भी ये बात पता लगी, मगर पूरी पता नहीं लगी, यानी ये पता नहीं लगा कि तुम दोनों भाई हो। तुम दोनों के मौजूद होने पर ही ये तिलिस्म टूट सकेगा। उसे सिर्फ यही पता लगा कि देव सिंह के हाथों तिलिस्म टूटेगा, जिसे हम अधूरी जानकारी कह सकते हैं। इस लालच से कि तिलिस्म उसके हाथ लगेगा, और देव सिंह के दोस्त अग्निदत्त के जरिए देवकी को यह भी पता लग चुका था कि देव सिंह शेर सिंह की टक्कर का अय्यार है। इन दो वजहों से देवकी और बजरंगलाल ने मिलकर एक ऐसा नाटक रचा जिसमें देव सिंह खुद को देवकी का लड़का समझने लगा। देवकी के अय्यारों ने द्वारका सिंह और धर्मवती को कैद करके अपने अय्यार वहाँ रखे थे। इस वक्त हम इधर के किस्से को ज़्यादा लंबा ना करके देव सिंह के तरद्दुद को यहीं कहकर साफ किए देते कि जो कुछ शेर सिंह ने उसे बताया हकीकत वही है। तो फिर इसका मतलब मेरे अंधे माता पिता अभी तक देवकी की कैद नहीं है? देव सिंह ने कहा। नहीं, भूतेश्वर नाथ ने कहा, हमारे हुक्म से पल्लवी उन्हें वहाँ से निकाल चुकी है और इस वक्त वे महफूज हमारे पास हैं। फिलहाल उनसे मिलने की इच्छा बिल्कुल जाहिर मत करना, अपना हाल खत्म करने के बाद तुम्हें उनसे मिलाएंगे। हाँ, तो यहाँ ये समझना चाहिए कि देव सिंह देवकी और बजरंगलाल के धोखे में आ गया और खुद को चंपानगर का वारिस समझने लगा। उधर कांता को लेकर शेर सिंह और चंद्रदत्त के अय्यारों के बीच जद्दोजहद चली रही थी। इन्हीं सब वारदातों के बीच हरनाम सिंह को तुम्हारे द्वारा फांसी से बचाना, स्नान गृह से सत्यवती को गायब करना, लक्ष्मी को फूलवती के तकिए से खत मिलना, उसके द्वारा नकाबपोश जसवंत और बलराम को डराना, इसके बाद बलराम सिंह से हकीकत उगलवाने के लिए तुम्हारा षड्यंत्र, बलराम का हकीकत उगल देना इत्यादि अनेक वारदातें चलती रहीं। भरतपुर के महल में रहने वाले अय्यार हमें एक एक बात की खबर देते रहे। शेर सिंह यानी तुम्हारी और जसवंत सिंह की अय्यारी वहाँ ज़ोरों पर थी। यहाँ हम तुम्हें यह भी बता दें कि हम तुम दोनों की ही चालों से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ रहते थे, मगर चुपचाप मालूमात रखना ही हमारा काम था। उधर देवकी चंद्रदत्त से मिली और उनकी बातचीत के बीच ये फैसला हुआ कि देव सिंह राजकुमारी कांता का हरण करके लाए। देव तो खुद को देवकी का लड़का समझ नहीं लगा था, सो उसने ये काम कबूल किया। इसके बाद देव ने गुरु घंटाल के नाम से और तुमने दादा गुरु के नाम से जो कुछ किया वो तुम्हें मालूम ही है, जैसा कि विधि ने अपने विधान में पहले से ही लिख दिया था और हमें मालूम था। वही हुआ, यानी देव कांता का हरण करने में कामयाब रहा और शेर सिंह यहाँ देव से अयारी में मात खा गया। उस वक्त तक शेर सिंह भी बिल्कुल साफ साफ पहचान चुका था कि उसकी पत्नी का हत्यारा जसवंत सिंह है। शेर सिंह उससे बदला लेना चाहता था, मगर हरण हुई कांता को वापस लाना भी उतना ही ज़रूरी था। बंकम दास को तो दिन में ही शेर सिंह ने राजगढ़ की तरफ रवाना कर दिया था और खुद रात को भेद खोलकर जसवंत सिंह की मां को उस कैद खाने में डालने की बाद राजगढ़ की तरफ रवाना हुआ। भरतपुर का सारा काम वह लक्ष्मी की जिम्मेदारी पर छोड़ गया। उधर जैसा कि ऊपर वाले विधान में लिखा था, देव सिंह को दिल ही दिल में कांता से मोहब्बत हो गई और इसी मोहब्बत के सबब से देव ने वहाँ चंद्रदत्त के खिलाफ तलवार उठा ली। इस तरह देव कांता को वहाँ से वापस लेकर भागा। विधान में लिखे मुताबिक इस बीच कांता को भी देव से मोहब्बत हो गई। फिर विधान के मुताबिक ही उस खंडर में तुम दोनों का टकराव हुआ, जैसे कि हम पहले ही जानते थे। यहाँ से भी देव कांता को बचा कर ले गया। अब हम तुम्हें बता दें कि यहाँ तक तो हम सारी वारदातों को चुपचाप देख रहे थे, मगर विधान के मुताबिक यहाँ से आगे हमारा काम शुरू होना था। उधर देवकी के महल में रहने वाली हमारी अय्यारा पल्लवी ने नन्नी को गिरफ्तार किया और खुद नन्नी बन बैठी। वहीं शिवलिंग वाली कब्र पर रमाकांत से मिली थी। उसने ही बजरंगलाल के हुक्म से रमाकांत को फंसवाया था। नन्नी के भेष में उसे महल में होने वाली वारदातों की जानकारी ज़्यादा और आसानी से होती रहती थी। वक्त वक्त पर वे सारी जानकारियाँ पल्लवी हम तक पहुँचाती रहती थी। जैसे ही पल्लवी ने हमें ये जानकारी पहुँचाई कि देव सिंह कांता को लेकर राजगढ़ से भाग चुका है और तुम दोनों का टकराव भी हो चुका है, तो हम समझ गए कि अब हमारा भी कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। हम तैयार होकर सीधे देव सिंह के मकान पर पहुँचे और वहाँ से एक पेंटिंग लेकर भरतपुर की तरफ चले। यह हाल पाठक 10वें भाग के पहले बयान में पढ़ाए हैं।
हम एक गुप्त रास्ते द्वारा भरतपुर महल में पहुँचे। यहाँ तुम्हें यह बता दें कि हम भरतपुर के हर गुप्त रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम था कि आज की रात हमें यह काम करना है। अतः हमने भरतपुर में मौजूदा अय्यारी करते हुए अपने सभी शागिर्दों को सारी योजना समझा दी थी। हमारे ही आदमी योजना के मुताबिक उस सुरंग में फैले हुए थे, जिसके रास्ते से हमें सुरेंद्र सिंह के पास जाना था, या यूँ कहो कि उस सुरंग में मौजूद उस वक्त सारे ही आदमी हमारे थे। ये रास्ता सीधा सुरेंद्र सिंह के कमरे में खुलता है। सुरेंद्र सिंह सोए हुए थे और उन्हें मेरे कमरे में दाखिल होने की ज़रा भी भनक नहीं लगी। हमने आराम से उनके कमरे की एक दीवार पर देव सिंह के मकान से ली हुई पेंटिंग टांग दी और फिर सुरेंद्र सिंह को जगाया। इसके बाद यहाँ भूतेश्वर नाथ ने 10 विभाग के पहले बयान का हाल मुख्तसर में बयान कर दिया। सारा हाल सुनने के बाद देव और शेख तरद्दुद में आ गए। देव सिंह ने सवाल किया, आपके कहने का मतलब यह है कि उस तस्वीर में जो औरत और मर्द बने हैं, हम उनके बेटे हैं? इसमें कोई शक नहीं है, भूतेश्वर नाथ ने कहा। लेकिन हमारे माता पिता से महाराज सुरेंद्र सिंह का ऐसा क्या ताल्लुक है कि वे इस कदर डर गए? वही कहानी तो सारी बात की जड़ है बेटे, भूतेश्वर नाथ ने कहा। पहले ये हाल पूरा हो लेने तो उसके बाद वह भी बताऊंगा। इस हाल को ठीक से समझने के लिए यहाँ पर तुम इतना ही ध्यान रखो कि कांता हरण के जुर्म की आड़ में देव सिंह को इतनी ज़बरदस्त सज़ा सुनाने का असली सबब देव कांता की मोहब्बत से नफ़रत करना भी नहीं था, बल्कि असली सबब सुरेंद्र सिंह का ये जान लेना था कि देव तस्वीर में बने उन मर्द और औरत का लड़का है। इस भेद को जानने के बाद तो उसे देव कांता की मोहब्बत से डर ही लगने लगा था। देव कांता की मोहब्बत के खिलाफ असल में सुरेंद्र सिंह इसलिए नहीं थे कि कांता उनकी बेटी थी और देव एक मामूली और अय्यार, बल्कि असल में वे इस मोहब्बत के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वे तुम्हारे माता पिता के बारे में जान चुके थे। तुम्हारे बारे में हकीकत जानने के बाद तो वे बौखला ही गए और देव कांता की मोहब्बत उन्हें अपनी गर्दन पर लटकी तलवार नजर आने लगी। जब सुरेंद्र सिंह मेरी बातों से घबराकर बेहोश हो गए तो मैंने दीवार से पेंटिंग उतारी, उन्हें मसहरी पर लिटाया और उसी रास्ते वापस चला गया। सुरंग में खड़े शागिर्द को मैं समझा गया कि अगर होश में आने पर सुरेंद्र सिंह मेरे बारे में पूछें तो वह अनजान बन जाए। मेरे पूर्वानुमान के अनुसार सुरेंद्र सिंह ने उससे पूछा भी था। उसने सारे जवाब उसी तरह दिए जैसे कि मैं उसे सिखा गया था। मेरी कोशिश ये थी कि सुरेंद्र सिंह इस घटना को ख्वाब समझ लें और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। लेकिन आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? शेर सिंह ने पूछा। आपको क्या ज़रूरत थी कि उन्हें यह खबर दें कि देव कांता आ रहे हैं और देव फलां का लड़का है? इस सब के बाद फिर आपको वह घटना एक ख्वाब जताने की क्या ज़रूरत थी? ये समझो बेटे कि वह भी विधान में ही लिखा था, भूतेश्वर नाथ ने कहा। फला आदमी ने ये किया वो किया, ये सब तो एक बहाना हो जाता है। ऊपर बैठा वो जगदीश्वर पहले ही लिख लेता है कि फला आदमी के जरिए ये करवाना है, फला के जरिए वो। हमारे ख्याल में सुरेंद्र सिंह पर यह भेद खोलने का वक्त आ चुका था कि देव सिंह किसका लड़का है। उस घटना को सुरेंद्र सिंह के लिए मैंने एक ख्वाब जैसा इसलिए बनाया था ताकि वह इस तरद्दुद में रहे कि उसे क्या करना है। खैर, जब सुबह के वक्त उसने सुना कि देव कांता आ रहे हैं तो उसका दिमाग बुरी तरह से परेशान हो उठा। उसके सामने रात का वह कथित ख्वाब तैर उठा। वह सोचने लगा कि क्या वह ख्वाब सच्चा था। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी तो ये थी कि वह उस ख्वाब के बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकता था। उसी रात उसके दिल में मैंने एक फ़िक्र डाल दी थी जो हर पल उसके दिल को कचोट रही थी। वो ये कि शेर सिंह भी देव सिंह का भाई और उन्हीं दोनों का लड़का है। हर पल उसके दिल की धड़कन यही सोच सोच कर बंद होना चाहती थी कि कहीं हकीकत ही ना हो और कहीं यह सब शेर सिंह को पता न लग जाए। उसके दिल में डर था कि अगर ऐसा हो गया तो ना सिर्फ शेर सिंह जैसा अय्यार उसके हाथ से चला जाएगा, बल्कि यही शेर सिंह दुनिया में उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाएगा। ये फिक्र अंदर ही अंदर सुरेंद्र सिंह को सताए जा रही थी, मगर इन बातों का ना तो उसे कोई विकल्प ही सूझ रहा था और न ही किसी से कह सकता था। तुम दोनों कल्पना कर सकते हो कि वह कैसे तरद्दुद में फंसा था। किसी से सलाह वो ले नहीं सकता था और ये फैसला वह कर नहीं सकता था कि वह क्या करे। आपकी बातों से मालूम पड़ता है कि हमारे और सुरेंद्र सिंह के बीच कोई बहुत पुरानी दुश्मनी है, देव सिंह ने कहा। आपके कहे मुताबिक सुरेंद्र सिंह ने मुझे इतनी सज़ाएं भी इसलिए दी क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि मैं तस्वीर में बने उस जोड़े का लड़का हूँ। इसी तरह उसे ये मालूम हो गया था कि शेर सिंह मेरा भाई है। फिर उसने शेर सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया था? यही तो खास सबब है कि रात को मैंने उसके दिमाग में एक ख्वाब बनकर ठूस देना चाहा, भूतेश्वर नाथ बोले। मैं ये चाहता था कि जो बातें मैं उसे बताकर आया वे सब उसे पता भी लग जाएं और वे सही हैं या गलत इस तरद्दुद में भी ये फंसा रहे। मैं अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब था। देव कांता के वहाँ पहुँचने की खबर सुनने से पहले वह उस वारदात के बारे में अपने दिमाग में ये फैसला कर चुका था कि वह एक अचानक ख्वाब था। मगर जब उसने सुना कि देव कांता वाकई आ रहे हैं तो एक बार को उसका दिमाग झंझना उठा। इस तरह से बदलती हुई सी वारदातें उसे इस तरद्दुद में डाले रहीं कि रात की घटना क्या है। उस वारदात को हकीकत मानकर उसने देव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इधर शेर सिंह उन दिनों वहाँ था नहीं। वो मन में इस बात से खुश था कि आजकल शेर सिंह यहाँ नहीं है।
शेर सिंह के बारे में सोच सोच कर सुरेंद्र सिंह का दिमाग खराब हो रहा था। इस बारे में भी उसके दो मन हो रहे थे। पहला, मुमकिन है कि ख्वाब में चमकी शेर सिंह से ताल्लुक़ रखने वाली बात झूठ हो। वो दुआ मांगता था कि भगवान करे झूठ हो, मगर ख्वाब के मुताबिक देवकांता का आना उसके मन में इस डर को बैठाता था कि कहीं शेर सिंह वाली ख्वाब की बात भी सच्ची ना हो। इन्हीं दो बातों के बीच फंसा वह कभी सोचता, फिलहाल शेर सिंह का भरतपुर ना आना ही ठीक है। मगर शेर सिंह के बिना काम नहीं चल रहा था तो सोचता शेर सिंह आ ही जाए। फिर सोचता अगर शेर सिंह आ गया और ख्वाब वाली हकीकत उसे पता लग गई तो बस। इसी ख्याल से सुरेंद्र सिंह को अपनी बर्बादी के आसार नज़र आने लगे थे। मेरे ख्याल से हमारे उपरोक्त अल्फाजों से तुम दोनों सुरेंद्र सिंह के उस वक्त डामाडोल दिल की हालत का अंदाज़ा बखूबी लगा चुके होगे। अपने दिल की इसी हालत के सबब से वह बुरी तरह बौखला रहे थे। इसी बौखलाहट में उन्होंने इतनी जल्दी कांता की शादी रमाकांत के साथ करने का फैसला किया। जब तुम यानी शेर सिंह गोपाल दास के साथ उनके पास पहुंचे तो तुम्हें देखकर मनी मन उनकी बड़ी अजब हालत थी। तुम्हारे पहुंचने से पहले हुई लक्ष्मी वाली वारदात ने तो उन्हें और भी बौखला दिया था। जब उन्होंने देखा कि लक्ष्मी किस कदर कांता को भड़काने की कोशिश कर रही है तो एक विचार सुरेंद्र सिंह के दिमाग में आया। वो ये कि कहीं लक्ष्मी और शेर सिंह को ख्वाब वाली हकीकत का पता तो नहीं लग गया, कहीं ये दोनों इसी तरह से दुश्मनी तो नहीं निकालने लगे। इसी बौखलाहट में उन्होंने ना सिर्फ लक्ष्मी को कैद कर लिया बल्कि उसे बहुत सी उल्टी सीधी बातें भी कही। लक्ष्मी को गिरफ्तार करने के अलावा सुरेंद्र सिंह के पास कोई चारा नहीं था, मगर उसे यह भी डर था कि कहीं लक्ष्मी की गिरफ्तारी से तुम नाराज़ ना हो जाओ। उसकी ऐसी ही डामाडोल हालत थी कि गोपाल के साथ तुम वहाँ पहुँच गए। तुमने गौर किया होगा कि उस वक्त तुमसे मिलकर सुरेंद्र सिंह इतने खुश नहीं हुए जितने की मुसीबत के वक्त तुमसे हुआ करते थे। इसका सबब यही था कि इस बार तुम्हारी तरफ से वे खुद शंकित थे। साथ ही इस बार वे एक ऐसी मुसीबत में फंसे हुए थे जिसके बारे में तुमसे तो वे भूल कर भी बात नहीं कर सकते थे। तुम्हें सामने देखकर कभी वे सोचते कि तुम्हें गिरफ्तार कर लें, कभी सोचते कहीं तुम्हें गिरफ्तार करके वे बेकारी तुमसे किसी तरह की दुश्मनी मोल ना ले लें। इसी असमंजस में वे कुछ भी नहीं कर सके। बहुत डरते डरते उन्होंने तुम्हें लक्ष्मी की गिरफ्तारी को सही ठहराया सही ठहराया तो उनके सीने पर से विचारों का कुछ भार उठा, मगर फिर भी ये सोचते रहे कि कहीं तुम्हें यह हकीकत पता न लग गई हो कि तुम देव के भाई हो और कहीं ये सब एक नाटक ना हो। मगर अपनी इस संभावना के आधार पर वे तुम्हें गिरफ्तार करने की ताकत नहीं कर सके। तुम्हारे दिल में तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं। वे तुमसे अपना काम निकालने लगे। जब उन्होंने देखा कि तुम पहले की तरह ही पूरी वफादारी के साथ उनका हर काम कर रहे हो तो वे कुछ आश्वस्त हुए और उनके दिमाग ने यह फैसला किया कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगा है। इतना होने के बावजूद भी उन्हें इस बात का डर लगा रहा कि कहीं तुम्हें मालूम ना हो जाए, मगर इसमें अब वे कर ही कह सकते थे। फिलहाल तुम्हारी मदद से अपना काम निकालने का ही फैसला उन्होंने किया। जिस वक्त तुम गोपाल और सुरेंद्र सिंह उस कमरे में बातचीत कर रहे थे उस वक्त मैं भी तुम्हारी बातें सुन रहा था। उसी वक्त तुमने सुरेंद्र सिंह से कहा था कि अब कांता से कहना कि तुम अगर हमारा कहना नहीं मानोगी तो हम जहर खा लेंगे। हमने वहाँ होने वाली तुम्हारी सारी बातें सुनी थी। उस वक्त हम कांता को देव सिंह का खत देने गए थे। कदाचित यहाँ पर तुम यानी शेर सिंह ये सवाल करो कि हमने खत कांता तक पहुँचा कैसे दिया। अगर हम ख्याल मुख्तसर में बताने लगे तो ये किस्सा बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में सिर्फ इतना ही समझ लो कि ऐसी खूबसूरत तैयारी के साथ कि किसी को हमारे आने जाने का पता भी नहीं लगा। हमने वह चिट्ठी कांता तक पहुंचा दी और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि सुरेंद्र सिंह उसे इस शादी के लिए तैयार करने के लिए किस तरह का नाटक करेंगे। मैं वहाँ कांता से ये भी कह आया था कि वह इस नाटक में फंस जाने का अभिनय करे। वैसा ही उसने किया भी। तुमने अपनी पूरी ताकत से सुरेंद्र सिंह की मदद की, मगर फिर भी होनी को नहीं टाल सके। सुरेंद्र सिंह तुम्हारा काम अपनी वफादारी में देखकर कुछ आश्वस्त हो गए थे। खैर, हमारी योजना के मुताबिक सारा काम होता चला गया। जिस वक्त तुम सुरेंद्र सिंह के साथ भरतपुर की सरहद तक बारात विदा करने गए थे उस वक्त देव सिंह की बनाई हुई बहुत सी पेंटिंग मैं सुरेंद्र सिंह के कमरे में टांग रहा था। तुमने बारात को विदा किया और महल की चार दीवारी में आकर सुरेंद्र सिंह से बातचीत करने लगे। दिल ही दिल में सुरेंद्र सिंह इसलिए खुश थे कि चलो ये काम तो आराम से निपट गया, मगर उधर पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक देवकांता सूर्यजीत की बारात को छोड़कर गायब हो गए। वो रोते पीटते वापस आए। जब उन्होंने सारा हाल तुम्हें और सुरेंद्र सिंह को बताया तो मैं भी भीड़ में खड़ा सुरेंद्र सिंह पर बीतने वाली का आनंद ले रहा था। सुरेंद्र सिंह बेहोश हो गए। तुम उन्हें कमरे में ले गए। वहाँ होश में आने पर उन्होंने पेंटिंगों को देखा तो उनकी क्या हालत हुई ये भेद तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। जो भी कुछ हुआ मैंने उसी सबब से पेंटिंग वहाँ लटकाई थी। अब तुम पूछोगे कि उन पेंटिंगों का क्या मतलब है। फ़िलहाल तो इसका जवाब यही है कि वह किस्सा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल इतना ही जान लेना काफ़ी है कि ये पेंटिंग देव सिंह ही बनाते हैं और सुरेंद्र सिंह को वह एक एक पेंटिंग मौत के दूध से कम नहीं लगती। सबसे ज़्यादा तरद्दुद की बात तो यह है कि देव सिंह जिसने खुद ये पेंटिंग बनाई है वह खुद नहीं जानता कि सुरेंद्र सिंह उनसे क्यों डरते हैं।
ये कैसी बात है? ऐसी ही बात है, भूतेश्वर नाथ ने कहा। बेचारा खुद देव सिंह इन पेंटिंगों की कीमत नहीं जानता था। वह इसे अपना शौक समझकर पेंटिंग बनाता और संदूक में बंद करके रख देता। मैंने कई बार सोचा कि मैं इस किस्म की भयानक पेंटिंग ही क्यों बनाता हूँ, देव सिंह ने कहा। इस बारे में मैं अपने दिल में कई बार आराम से लेटकर सोच चुका हूँ, मगर कुछ समझ नहीं सका। कभी कभी ये सोचकर पेंटिंग बनाने बैठता हूँ कि मैं कोई बहुत ही सुंदर किसी कुदरती दृश्य की तस्वीर बनाऊंगा या किसी खूबसूरत लड़की को अपनी कूची व रंगों से कागज़ पर उतारूंगा। मगर कूची हाथ में आते ही एक भयानक तस्वीर मेरे दिमाग में उभर आती है। मेरे हाथ तेज़ी के साथ चलने लगते हैं। पूरी तस्वीर बनने पर मेरा हाथ खुद ब खुद रुक जाता है। मैं कागज़ से 2 कदम पीछे हटकर अपनी बनाई हुई तस्वीर को देखता हूँ तो कागज़ पर किसी न किसी भयानक तस्वीर को पाता हूँ। इस बनाई हुई तस्वीर को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानो जो कुछ मैंने बनाया उसे मैंने कहीं देखा है, मगर कहाँ। ये कुछ याद नहीं आता। तुमने कभी ऐसा भी महसूस किया देव बेटे कि तुम्हारे हाथ से अक्सर वे मर्द औरत और 2 बच्चे ही बनते हैं? हाँ हाँ गुरुदेव, इस बात को मैंने अच्छी तरह जांचा है, देव सिंह ने कहा। मेरी एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें इन चारों में से कोई एक ना हो। जब मैं कोई भी तस्वीर बनाने बैठता हूँ तो मेरा वो बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं होता, जो बन जाता है। मगर जब बन जाता है तो ऐसा लगता है कि रात ख्वाब में मैंने कुछ ऐसा ही देखा था। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात में मुझे कोई कोई ख्वाब चमकता है। ख्वाब देखता मैं जाग जाता हूँ। बस उस वक्त मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने देखा है अगर जल्दी ही वो अपनी कूची से कागज़ पर नहीं उतार दिया तो मेरा दिमाग फिर जाएगा। लिहाजा मैं ख्वाब की तस्वीर बना लेता हूँ। ऐसी एक तस्वीर ये है। जैसे गुण तुम में है देव बेटे, हमारी नज़र में तो वे गुण तुमसे पहले किसी चित्रकार में नहीं देखे गए। सच कहा है किसी ने। भगवान हर आदमी में एक नया और अनोखा गुण भरकर यह साबित करता है कि उसके पास दिमाग की कमी नहीं। खुद तुम्हें भी नहीं मालूम कि तुम्हारी इस कला का भेद क्या है, मगर हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा उस भेद को जानता हूँ। जो तस्वीरें तुम्हारे हाथ से बनती हैं वो तुम्हारा बचपन है। वो बचपन जिसे तुम कई जन्मों तक नहीं भूल सकोगे। वो औरत और मर्द की तस्वीर जो तुम्हारे हाथ से बार बार बनती है वे तुम्हारे माँ बाप हैं। वे जो 2 बच्चे बनते हैं वे कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों भाई हो, मैं और देव सिंह, चौंका शेर सिंह। हाँ बेटे, भूतेश्वर नाथ ने कहा, यह तो हम दोनों का बचपन है। अगर देव सिंह की बनाई हुई सब तस्वीरों को गौर से देखा जाए तो पता लगेगा कि तुम्हारे बचपन की सारी कहानी ये तस्वीरें कह रही हैं। मगर बनाने वाला खुद देव सिंह नहीं जानता था कि जो कुछ उसके हाथ अनजाने में ही बना देते हैं वो उसकी पिछली ज़िंदगी से कितना गहरा ताल्लुक़ रखती है। इस बात को हम जानते थे और हमने इन तस्वीरों का फ़ायदा उठाया। आपने हमें बहुत ही बेचैन कर दिया है गुरुजी, देव सिंह बेसब्री के साथ बोला। कृपया कल जल्दी से हमें वह सब बताइए। पहले ही कह चुका हूँ कि वह सब कुछ तो मैं अपना ये हाल खत्म करके बताऊंगा, भूतेश्वर नाथ ने कहा। हाँ, तो मैं ये बता चुका हूँ कि भरतपुर में क्या क्या किस किस तरीके से हुआ। अब आगे सुनो। जिस वक्त तुम यानी शेर सिंह और बंकम दास रानी देवकी की कैद से रमाकांत को निकालने गए और उसके साथ ही शंभूदास को भी निकाल लाए तो जिन काले घुड़सवारों ने तुम्हारी मदद की थी वे हमारे ही आदमी थे। तो मैं जानबूझकर हमारे आदमियों ने अपने पीछे लगाया और दूर निकाल कर ले गए। काफ़ी दूर पहुंचकर उनका तुम्हें खत देना मेरी ही चाल थी। मैं जानता था कि जब तुम्हें ज़्यादा देर हो जाएगी तो बंकम दास भी उसी तरफ तुम्हारी तलाश में निकलेगा। हमारी योजना के मुताबिक हमारे वो शागिर्द तैयार तुम्हारा और बंकम दास का भेष बनाए उस दरख्त के ऊपर ही बैठे थे जिसके नीचे तुम रमाकांत और शंभूदास को छोड़ गए थे। हाँ, उस हाल का कुछ किस्सा तो हमें मालूम हुआ है, शेर सिंह ने कहा। उनके पास भी वैसे ही खत था जैसा कि मुझे नकाबपोशों ने तुम्हें दिया था। उससे आगे भूतेश्वर नाथ ने खुद ही बात पूरी कर दी। फिर आगे बोले, वे नकाबपोश भी और तुम्हारा भेष बनाए हुए दोनों अय्यार भी हमारे ही आदमी थे। इसी से तुम्हें असल मामला समझ जाना चाहिए। हमारे उन दोनों शागिर्दों को पहले से ही मालूम था कि तुम्हारे साथ नकाबपोशों के पीछे जाने से क्या कुछ होने वाला है। जैसा खत तुम्हें दिया गया ऐसे ही मजमून का खत योजना के मुताबिक उन्हें भी दिया गया था। बंकम दास के चले जाने के बाद हमारे दोनों अय्यार रमाकांत और शंभूदास के पास पहुंचे। शेर सिंह बने अय्यार ने बिल्कुल वही किस्सा सुनाया जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ था। वैसे ही मजमून का खत उसने उन्हें दिखाया। रमाकांत और शंभूदास को ही अपने कब्जे में लेने के लिए हमने ये तरकीब सोची थी, सो हम कामयाब रहे। उधर हमने देवकी के महल में नन्ही के भेष में रहने वाली पल्लवी को यह काम सौंपा कि वह अंधे द्वारका सिंह और धर्मवती को देवकी की कैद से निकाल कर यहाँ ले आए। उसने ऐसा ही किया, मगर उसे नहीं मालूम था कि उसके पीछे देवकी की एक अय्यारा अंगूरी लगी हुई है। अब मैं अपना किस्सा थोड़ी देर के लिए यहीं जाम करके एक भेद की बात बताता हूँ। हमने अपने सभी अय्यार शागिर्दों को यह हुक्म दे रखा है कि रात में जो भी कोई तालाब वाले मकान पर आए वो हाथ में क्षमादान लेकर हवा में अपना नाम बताएं। सारी रात हमारा एक अर्दली मकान के अंदर खिड़की पर बैठा तालाब के बाहर नज़र रखता है। वह नाव लेकर आने वाले को लेने उसी वक्त जाता है जब आने वाला अपने हाथ में जला हुआ क्षमादान लेकर इसी हाथ से हवा में अपना नाम लिखता है।
मकान के भीतर बैठा अर्दली हवा में घूमते हुए क्षमादान से बने हरफों को पढ़ने में बड़ा ही माहिर है। इसी तरह से पल्लवी ने भी क्षमादान हाथ में लेकर हवा में अपने नाम के हर्फ बनाए। वाह, इशारा तो काबिल तारीफ़ है गुरुजी, देव सिंह ने कहा, मगर फिर भी देवकी की चालाक अय्यारा इशारा समझ गई। भूतेश्वर नाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वाकई मानना पड़ेगा कि देवकी की यह अंगूरी नामक अय्यारा बेहद बुद्धिमान और चालाक है। आमतौर से रात में अगर कोई क्षमादान को रात के अंधेरे में थिरकता देखे तो यह अनुमान लगा सकता है कि क्षमादान से किसी तरह का इशारा किया जा रहा है, मगर यह पता लगाना मुश्किल है कि वो इशारा है क्या। यानी हवा में थिरकता क्षमादान कुछ हर्फ बना रहा है, और ये तो ज़्यादा ही अक्लमंदी की बात है कि कोई नया आदमी हवा में बनते उन हरफों को पढ़ भी ले। ये कमाल अंगूरी ने कर दिखाया। वह इशारा देखते ही समझ गई कि वह पल्लवी है। अब हम तुम्हें यहाँ बता दें कि हमें अपने शागिर्दों से ये तो पता लग चुका था कि देवकी ने अंगूरी और चमेली को शंभुदास की हत्या कर देने का काम सौंपा है, मगर ये नहीं मालूम था कि अंगूरी पल्लवी के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई है। ये खबर हमें उस वक्त लगी जब पल्लवी के मकान से जाते ही एक अय्यार ने हमारे पास आकर बताया। ये अय्यार हमारे हुक्म से अंगूरी के पीछे लगा हुआ था। हमने पल्लवी को अपना पैगाम देकर चामुंडा इत्यादि के पास उस घाटी में भेजा था जिसमें रमाकांत और शंभुदास को ले जाया गया था। हमें मालूम हो गया कि अब अंगूरी पल्लवी के पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाएगी, सो हम उस गुप्त रास्ते से जिसके बारे में तुम्हें बता चुके हैं उनसे पहले घाटी में पहुँचे। हमारी इस कार्रवाई का घाटी में मौजूद हमारे अय्यारों को भी पता नहीं चला और हम वहाँ से असली शंभुदास और रमाकांत को तालाब वाले मकान में ले आए। हमने वहाँ एक और नकली शंभुदास और रमाकांत छोड़े। उन्हीं में से अपनी नज़र में अंगूरी ने घाटी में पहुंचकर शंभुदास और रमाकांत की हत्या कर दी। ये तो वो जानती थी जिस रमाकांत को वो मार रही वह नकली है, मगर शंभुदास को असली समझ रही थी। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से आपने असली शंभुदास को बचा लिया, शेर सिंह ने कहा। बेशक, तो क्या आपने अपना काम निकालने के लिए अपने 2 शागिर्दों को बलि पर चढ़ा दिया? ऐसा भला कैसे मुमकिन है? भूतेश्वर नाथ ने कहा। उन्हें मैंने पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। योजना के मुताबिक वे घायल ज़रूर हुए लेकिन मरे नहीं। घायल होकर ही मरने का अभिनय कर गए। अब उनका इलाज हो रहा है। लेकिन इस मामले में आपको इतना बड़ा चक्कर फैलाने की क्या ज़रूरत थी? देव सिंह ने पूछा। जब आपको मालूम हो चुका था कि अंगूरी घाटी में पहुंच रही है तो आप उसे बड़ी आसानी से गिरफ्तार करवा सकते थे। मुस्कराए भूतेश्वर नाथ फिर बोले, इसी को तो अय्यारी कहते हैं बेटे। हमें शंभुदास को मरा हुआ मशहूर करना था। अब जब भी अंगूरी देवकी से मिलेगी वो उसे यही खबर देगी कि शंभुदास मर चुका है और देवकी इस तरफ से बेफिक्र हो जाएगी। इस तरह हमारे बहुत से काम निकलेंगे। ओह हाँ, ठीक है, देव सिंह ने कहा। लेकिन क्या अंगूरी अभी तो देवकी के पास नहीं पहुंची है? नहीं, भूतेश्वर नाथ ने कहा। अंगूरी इतनी चालाक निकली कि जितनी हमने नहीं सोची थी। उसने शंभुदास की हत्या करके ही अपना काम खत्म ना समझा। पल्लवी का भेष बनाकर वह घाटी से फिर यहाँ आई और वह यहाँ से द्वारका सिंह और धर्मवती को छुड़ाना चाहती थी। अब तो हमें उसे गिरफ्तार करना ही पड़ा। अभी तक वो हमारी कैद में है। उधर हमें पता लगा कि सूर्यजीत ने रमाकांत और शंभुदास की तलाश में गंगोत्री और विष्णु को भेजा है। उधर भरतपुर से कांता की शादी का फैसला होने की खबर भी मिली। इसके बाद हमने देव सिंह को किस किस तरह से रमाकांत बनाकर सूर्यजीत के पास पहुंचाया और किस तरह से देवकांता की शादी करवाई, ये सब हाल तुम ठीक तरह से समझ गए। वाकई आपकी अय्यारी सबसे बढ़ चढ़कर है। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।